मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए बाजार निचले स्तर से आई शानदार रिकवरी उतार चढ़ाव के बाद अच्छी क्लोजिंग के लिए तैयार होते बाजार। कल का सेशन इसकी क्या करे तैयारी और आज कहाँ होगी क्लोजिंग, इस पर है खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहान। आखिरी 1.5 घंटे में जो सारा का एक्शन अब मार्केट में दिख रहा है, इज इट हियर टू सस्टेन और कहां रखनी है नजर, कौन से इंडाइसेस स्टॉक्स पे करना है फोकस, आइए सब जानते हैं अनिल सर के साथ। सर गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो इस वक्त की बड़ी बातें उस पर जरा फोकस कर लें। बड़ी बातें ये यहाँ की शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद बाजार अपनी राह पकड़ते हुए मजबूती की तरफ, और वो मजबूती निफ्टी में होती हुई दिख रही है। आप दिन की ऊंचाइयों के करीब निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि बैंक निफ्टी अब भी मुश्किलों से बाहर आने में से इनकार कर रहा है। 150 अंकों का नुकसान यहाँ पर आपको नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अच्छी मजबूती के साथ नए लाइफ हाई पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। ऑटो, फार्मा, आईटी, ये सारे के सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। टीसीएस के नेतृत्व में सारे आईटी स्टॉक्स तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर सपाट है, यूरोप के बाजारों में मजबूती के साथ कारोबार होता दिख रहा है। तो अब तक का ये है आपके लिए कारोबार। लेकिन सर अब बड़ा सवाल ये कि एक बार फिर से हम आ गए हैं डे के हाई की तरफ, मतलब वही उसी अपर एंड की तरफ आ गए हैं जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है। अब सवाल सर मेरा फिर से वही है, क्या 22,000 पार करके टिकेंगे? आज के सेशन में हम क्लोजिंग उसके पार करके जाएंगे? अगर सवाल आपका फिर से वही है तो मेरा जवाब भी मेरा फिर से वही है। ओह नो। देखिए, सुबह की हमारी जो बात थी वही, तेजी करने का मन हो निफ्टी की तरफ देखिए, मंदी करने का मन हो बैंक निफ्टी की तरफ देखिए। बोथ आर ओबलाइजिंग यस। निफ्टी कमजोर होने का नाम नहीं ले रहा, बैंक निफ्टी मजबूत होने का कोई काम नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी हर लेवल पर प्रेशर है, निफ्टी हर लेवल पर सपोर्ट है। क्लियर कट ट्रेड है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सेक्टर रोटेशन के साथ आपके लिए मौके बनते दिख रहे हैं। कभी आईटी, कभी ऑटो, कभी कुछ। सरकारी कंपनियां फिर से एक, ऑयल एंड गैस फिर से, आईटी फिर से। सो आपको बचाने के लिए कोई न कोई है और वो चल रहा है। सो पॉइंट क्लियर है। अब आइए आपका ओरिजिनल सवाल की, क्या हम बहुत तेजी की तरफ, और उसका जवाब क्लियर कट ना है। अभी भी हम मुश्किलों से बाहर नहीं निकले। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होगी ही। अच्छा। आप इस प्रॉफिट बुकिंग की रेंज में इस वक्त पहुंच रहे हैं। 21,850, 21,950 हमने रेंज दी थी। हाँ, 22,000 के ऊपर बंद हो जाए आज, तब तो कहना ही क्या, तो बहुत बढ़िया बात है। 22,000 के ऊपर बंद ना हो कोई बात नहीं, 21,850 के ऊपर बंद होंगे तब भी मैं खुश होऊंगा। बताओ, मैं लालची नहीं हूँ। देख लो, 75 पॉइंट का क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। 21,850 के ऊपर भी बंद हुए तब भी ठीक है, लेकिन 21,850 के नीचे बंद हो तो मज़ा नहीं है। 21,850 के नीचे बंद हुए तो बेकार है, मज़ा नहीं है, अच्छा दिन खराब कर दिया। सही बात है। 22,000 के ऊपर बंद हुए, बहुत बढ़िया। 21,850 से 21,950 के बीच और 22,000 के बीच में बंद होते हैं तो वी आर स्लाइटली बेटर। अच्छा, ये क्लियर। ये सिर्फ निफ्टी की बात है। क्यों हमें 22,000 के ऊपर के नीचे क्लोजिंग मिलना मुश्किल है? क्योंकि बैंक निफ्टी इसके लिए जिम्मेदार। अभी भी बैंक निफ्टी कहीं से भी आपको सपोर्ट नहीं दे रहा कि मैं बढ़ना चाहता हूँ, उल्टा नीचे टांग खींच रहा है। बजाय इसके कि थोड़ा सपोर्ट दूसरों को देख के खुद को भी जोश आ जाए, वैसा नहीं है। मतलब वो वाला हाल है। सो आई थिंक हम सिंपल सी चीज़ रखेंगे कि निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज है, और नीचे की तरफ आज के जो लोज हैं वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। 21,750 आपका सपोर्ट है, 21,950, 22,025 ऊपर हल्की फुल्की रुकावट है। बस 22,025 के ऊपर निकल के टिकेंगे तो नया ब्रेकआउट हो जाएगा। लाइफ हाई फिर से बनाना है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार कर लीजिए। बैंक निफ्टी 45,450, 45,550 के आसपास सपोर्ट है। देख लीजिए, आज 525 के लो बनाया है, उस सपोर्ट के आसपास ही है। वो तोड़ेगा तो फ्रेश कमजोरी है, अदरवाइज नहीं। ऊपर में आपको बैंक निफ्टी में 45,975, 45,900, 46,000 वो रुकावट है, वहाँ पर रुकिए। तो सिंपल सी चीज़ें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे करिए भरपूर फोकस। ओके सर, एक छोटा सा सवाल इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। डाउ फ्यूचर्स लाल हरे निशान में ऊपर नीचे जा रहा है, उसको उस पे सर कितना ध्यान देना है? मतलब ध्यान दो ही मत, और उसका रीजन है क्योंकि ये जितना दिखा रहा है ना 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे, वैसा होगा ही नहीं। ये होगा 200-300 ऊपर नीचे इवेंचुअली। तो क्या है, डाउ जो दिखाता है ना आजकल उससे कहीं ज़्यादा मूव करता है। एक्चुअली आजकल मुझे लगता है अमेरिका वालों को थोड़ी अच्छी चेन की नींद आने लगी है। हाँ, तो वो रात को इतनी, अभी वहाँ तो रात है ना,
हाँ जी। अरे एकदम बड़ा वो कौन से दोस्त होते हैं 2 PM 2 AM 3 AM टाइप, कौन से दोस्त? 3 AM फ्रेंड्स। हाँ 3 AM फ्रेंड 3 बजे वाले होते हैं। हमारे ज़माने में 12 बजे 12 बजे भी कोई काम है, जैसे जैसे वो सोने का पैटर्न चेंज होता है ना, हमारे ज़माने में ऐसा होता था 12 बजे भी कोई काम हो तो बता देना, फिर रात को 2 बजे कोई काम हो तो बता देना। अरे भाई रात को 2 बजे किसी को क्या काम हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, अब 3 बजे वाला होने लग गया। 3 AM फ्रेंड्स। हाँ, जैसे जैसे लोग लेट सोने की आदत डाल रहे थे, तो 3 बजे वाले अभी वहाँ 3 बजे के टाइप्स होंगे, जो भी होंगे इतने सो रहे होंगे। आजकल है ना चेन की नींद सोते हैं, इसलिए ट्रेडिंग नहीं करते डाउ फ्यूचर्स में। मूवमेंट कम होता है, सारा का सारा एक्शन मार्केट में हो रहा है आजकल, अमेरिका में भी। तो बढ़िया है। तो अमेरिका में मैं डाउ फ्यूचर से ज़्यादा कुछ पढ़ता ही नहीं है, मैं आजकल छोड़ रखा है मैंने। ओके, लेकिन सर एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सिंस आपने जिक्र किया, हम यहाँ पर पेट्रोनेट LNG मैं चाहूंगी उसको जरा स्क्रीन पर लेकर आएं, क्योंकि आपके बजट में सस्ता शेयर जी। जो रिकमेंडेड प्राइस टारगेट था सर, हमने उसके ऊपर जाते हुए 330 शायद मेरे ख्याल से, नहीं क्या था एक में पेट्रोनेट ऊपर, और आज उसके अपने ऊपर डेज हाई के पास है सर, 294 के आसपास इस समय 294 के पार चला गया, ये डेज हाई है। क्या बात है, 8%। वाह, सरकारी कंपनियों में भरपूर तेजी। आपके बजट में सस्ता शेयर हमारा पेट्रोनेट LNG था, बिल्कुल हमें पसंद था। मेरे ख्याल से 225-220 के आसपास हमने रिकमेंड किया था, हमें टीम चेक करके रिकॉर्ड बताएगी, और मेरे ख्याल से अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली अब भी होल्ड करना चाहिए। अच्छा, होल्ड। हाँ हाँ, अरे ऐसे तो अगर 5-5, 7-7% में बेच दिया तो अब तक तो सब खाली हो गया होता है। करेक्ट। हाँ, आपका पोर्टफोलियो में एक शेयर नहीं बचता, ये तो पकड़ के रखा हुआ है, संभाल कर, इस चक्कर में है। नहीं तो यहाँ तो मतलब 7% मतलब लोगों को मुंह में पानी आ जाता है। अरे इतना, कितने लोगों को तो खुद पे ही भरोसा, मेरा शेयर इतना कैसे बढ़ सकता है। ऐसे में आपको 50 लोगों से मिलवा सकता हूँ, वो मेरा शेयर 7% बढ़ जाए, ऐसा तो होता नहीं था कभी, नहीं होता, होगा वंस अपॉन अ टाइम, अब होता है। पकड़ के बैठोगे, होल्ड करके बैठोगे, बहुत तेजी है। ऑयल एंड गैस शेयरों में तेजी है, सरकारी कंपनियों में तेजी है, PSUs में तेजी है, बिल्कुल पकड़ करके बेचना ही नहीं है। चलिए, तो क्लियरली आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, बहुत सारे पॉकेट्स में है, और उसका एक प्रमाण आपके सामने है, पेट्रोनेट LNG। सर ने आपके बजट में सस्ता शेयर में ये स्टॉक रिकमेंड किया था, चल चुका है और अब आगे भी चलने की तैयारी है। इसी बीच चंबल फर्टिलाइजर्स पर एक बार नजर डाल लेते, क्योंकि उसके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा देखें, यहाँ पर 460 करोड़ के आसपास आया YY आधार पर, तो मुनाफे के फिगर में हम यहाँ पर बढ़ोतरी देख रहे हैं। स्टॉक रिएक्ट करते हुए डेज हाई पर 2.5% की स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स के अभी नंबर्स और निकल कर आएंगे, फिलहाल हम देख रहे हैं मुनाफे का आंकड़ा निकल कर आया है, और कितना है मुनाफा, कितना है? 459 करोड़ आया है सर, और कंसो आय है उसमें गिरावट दिखी है, आधी होती थी। कितना ही है आय? 4,349 करोड़। एक बार जरा, और एक बार EBITDA बिल है। आय का फिगर, कंसो आय का फिगर है 4349 करोड़, 4,349 करोड़, ये घट कर आई है। तो आय है ये अभी 4,349। ओके, 4,349 है, ये है आय। मुनाफा है 459 करोड़। हमारा अनुमान 300 करोड़ के आसपास का, तो हमारे अनुमान से मुनाफे का आंकड़ा बेहतर आता है। मुनाफे का आंकड़ा बेहतर है। तो देखते हैं, मुनाफा अनुमान से बेहतर है, आय अनुमान से कम है। कामकाजी मुनाफा, और अगर ये आ जाए आंकड़े तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। 355 के आसपास 2% की मजबूती के साथ ये आता हुआ दिख रहा है। तो मार्जिन, और जब तक EBITDA है, EBITDA 629 करोड़ है, 6% डाउन, और मार्जिन 14.5% है। ओके, ये है आपके लिए मार्जिन और EBITDA। एक बार कामकाजी मुनाफा और ये सारे आंकड़े में आपके साथ, हाँ ओके, 670 करोड़ से घटकर 629 करोड़, 629, और मार्जिन आता हुआ दिख रहा है आपके लिए कितना बढ़ा है? 14.5%। ओके, तो ये है आपके लिए चंबल। ओके, तो नेहा जी, नंबर सारे मेरे हाथ में आ चुके हैं, और मैं आपको बताऊं कि चंबल के नंबर्स मजबूत है, अच्छे हैं। क्यों अच्छे, मैं बता देता हूँ। चंबल के नंबर बढ़िया नजर आ रहे हैं, कैसे बढ़िया हैं वो बता देता हूँ। देखिए, पहली चीज, आय का आंकड़ा जरूर हमारी उम्मीद से थोड़ा सा कम रहा है। हमारी उम्मीद थी 4,800 करोड़ का, आया 4,350 करोड़, लेकिन मुनाफा 300 करोड़ की उम्मीद थी, 460 करोड़ के आसपास आया, यानी कि मुनाफे का आंकड़ा काफी बेहतर है। और कहाँ से आई है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस? हमारा अनुमान था 560 करोड़ का, और आया है कामकाजी मुनाफा 630 करोड़ के आसपास, यानी कि उम्मीद से 70 करोड़ ज़्यादा आता हुआ दिखा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बड़ी बीट है, और ये बड़ी बीट आई है मार्जिन्स की वजह से। 12.5% के मार्जिन्स की उम्मीद थी, 14.5% के मार्जिन्स आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं, नंबर शानदार नज़र आ रहे हैं।
पहली नज़र में। ऑपरेटिंग नंबर्स काफ़ी मजबूत इस वक्त आपको देखेंगे। चंबल के नंबर, और अच्छी बात है चंबल का स्टॉक 350 से 390 से पिटा हुआ भी है, नहीं मेरे ख्याल से 400 तक भी पहुंचा था, इफ आई एम 100 के करीब 395 400 तक का भाव मैंने देखा था, वहाँ से पिटा हुआ भी है, तो नंबर्स मजबूत माने जाएंगे। ये आप पहली नज़र में कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छे नंबर से ये आप देख सकते हैं, अब तक कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट ये अच्छे नज़र आ रहे हैं आपको। ये है आपके लिए 402 के 402 का हाई बनाए। एक बार जल्दी से कुणाल जी से राय ले ली जाए चंबल के नंबर पे। कुणाल जी बताएं सर। अरे जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि बिल्कुल 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आया और वहीं से इसमें बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में चार्ट भी मजबूत है, नीचे के लेवल्स पर अच्छी रिकवरी आते हुए दिख रही है और अब एक 350 के आसपास एक सपोर्ट बिल्कुल इसमें स्थापित हो गया है। तो 350 के नीचे जाएगा तभी चिंता है, अन्यथा मुझे लगता है कि स्टॉक वापस से रिबाउंड करेगा और रेंज के अपर एंड तक जाना चाहिए जो कि 380 का लेवल है। तो 380 के टारगेट से मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है वो भी बने रहे, नई खरीदारी भी 350 के स्टॉप लॉस से करें, 380 का टारगेट। ओके, तो दमदार नंबर्स वहां आते हुए दिख रहे हैं पोजीशन होल्ड करने की, और नई पोजीशंस भी यहां से रखने की रिकमेंडेशन कुणाल जी की तरफ से आ रही है। लेकिन आइए, अभी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, इवेंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है। कुशल और नुपुर दोनों हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, आप दोनों का स्वागत है। कुशल, आपसे शुरुआत करेंगे, कौन से इवेंट्स हैं जिन पर नजर रखनी है, ये बताइए। गुड आफ्टरनून नेहा। नंबर्स के लिहाज से ब्रिटानिया के अभी भी आंकड़े आने बाकी हैं, साथ ही एफएनओ स्पेस से मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और नवीन फ्लोराइन के आंकड़ों पर भी नजर रखिए। जहां तक कल का सवाल है, निफ्टी से नेस्ले, टाटा कंज्यूमर और पावर ग्रिड के नंबर्स आएंगे। एफएनओ स्पेस से कमिंस, जीएनएफसी समेत लुपिन, मनप्पुरम फाइनेंस, ट्रेंट और अपोलो टायर्स के भी आंकड़े आपके सामने आते हुए दिखेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, इसका राइट इशू कल से खुल जाएगा। साथ ही बोरोसिल रिन्यूएबल्स, यहाँ पर फंड जुटाने पर इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। आईपीओ के लिहाज से काफी सारा एक्शन होगा कल के दिन में। अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स, इसका आईपीओ बंद हो जाएगा, साथ ही राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ खुलेगा। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी आईपीओ खुलते हुए नजर आएंगे। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा कॉनकोर, एचपीसीएल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स और एसआरएफ के काउंटर्स भी। जहां तक 8 फरवरी गुरुवार का सवाल है, आरबीआई की पॉलिसी सुबह 10 बजे आती हुई दिखेगी। साथ ही निफ्टी से अपोलो हॉस्पिटल्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए और एफएनओ स्पेस से ढेरों नंबर्स आएंगे, जिसमें चुनिंदा नामों में आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, एस्कॉट्स, पेज इंडस्ट्रीज, रैमको सीमेंट जैसे स्टॉक शामिल है। इनफैक्ट यहाँ पर सांगी इंडस्ट्रीज, इसकी ईजीएम भी होने वाली है सुबह 11 बजे और एक्स डिविडेंड होंगे आईटीसी, श्री सीमेंट और जिलेट के काउंटर्स। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से चीन का जो जनवरी महीने का सीपीआई आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा 8 तारीख को। चलिए, तो ये कुछ डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के इवेंट्स हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। नुपुर, गुड आफ्टरनून, जरा बताइए कि खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन दिखेगा। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे कंपनी ने नतीजे दिए, जहाँ पे कंपनी की आय देखे तो करीबन 70% की ग्रोथ आपको नजर आएगी, लेकिन कामकाजी लेवल पे घाटा बढ़कर आते हुए दिखा है। 17 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा है। अन्य आय की वजह से इस बार कंपनी ने 56 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। टीटी के प्रेस्टीज पर नजर रखनी है, 7% से कंपनी का मुनाफा बढ़कर आते हुए दिखा। कामकाजी लेवल पे आय देखेंगे तो 6% की ग्रोथ है और मार्जिन बिल्कुल 11.5% पर फ्लैट आते हुए दिखे। पीएनसी इंफ्रा, कंपनी की आय बढ़कर आती हुई दिखी, 1800 करोड़ से बढ़ के 2000 करोड़ पहुंचते हुए दिखे। मार्जिन्स भी 19% से सुधर के अब 21% पहुंच गए और मुनाफा भी देखेंगे तो 140 करोड़ से बढ़ के 185 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। अजमेरा रियल्टी, यहाँ पर कंपनी की आय में आपको बढ़त नजर आएगी, 80 करोड़ से बढ़ के 207 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई है। मार्जिन्स में देखें तो 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, 27% के मार्जिन्स 29% पहुंचते हुए दिखे। फोर्स मोटर्स, यहाँ पे कंपनी की जनवरी महीने की जो बिक्री का आंकड़ा है वो आते हुए दिखा है, 30% की बढ़त यहाँ पर कुल बिक्री में आपको दिखेगी। एल&टी, यहाँ पे बैक टू बैक इस हफ्ते दूसरा बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा कारोबार के लिए ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। रेट गेन पर भी आज फोकस है क्योंकि एयर शीसेल से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। रियल टाइम प्राइसिंग की सुविधा के लिए इस करार को किया गया है। जी एंटरटेनमेंट भी आज फोकस में होगी। जी की सोनी के खिलाफ जो अर्जी थी वो अब 12 मार्च को एनसीएलटी में वहाँ पे होगी सुनवाई। सोनी को जो जवाब देना है उसके लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। पेटीएम पर आज फोकस है क्योंकि यहाँ पे बड़ी ब्लॉक डील हुई है, 18 लाख शेयर्स यहाँ पे दिए गए। यूको बैंक, जहाँ पे 22 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए। आईटीसी, एनएचपीसी, अशोक लेलैंड, आईओबी, एचडीएफसी लाइफ और एचसीएल टेक भी देखेंगे तो 10 से 1 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पे एक्सचेंज होते हुए नजर आए।
ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर आज है भरपूर एक्शन आई। ऐसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। कुणाल जी, राकेश जी के साथ है सुमित जी, हिमांशु और वागले साहब के साथ है सेडानी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज दोपहर के शो में हमारा साथ देने के लिए। आइए, पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वर्णन। बताएं वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, नया जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी अगर आप परमिट करें तो मेरे पास 2 कॉल है, मैं साथ में देना चाहता हूँ। अरे सर बिल्कुल, 2 क्या अनेक, आपके पीछे वैसे भी कोई लाइन है ही नहीं। अनिल जी पहला तो है मारुति, जिसका जिक्र सुबह नेहा जी ने किया था। मैंने कहा था 10,800 के पार निकलने के बाद इसको लेना चाहिए। अभी 10,850 का भाव है, तो यहाँ पर ले 10,800 तक नीचे आता है ऐड करें। आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए नीचे होना चाहिए 10,750। और मेरा आज और कल और मे भी एक आध दिन एक्स्ट्रा टारगेट होगा 11,120, मतलब 300 रुपए आपको ऊपर में मिल सकते हैं, 300 सवा 300 रुपए, और इसके लिए आपको 100 रुपए की रिस्क होगी। दूसरा स्टॉक कंडीशनल है, फार्मा स्टॉक है, और ये है सिंजीन। ये 772 फ्यूचर्स के भाव बता रहा हूँ, 772 के पार निकलने के बाद इसको लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 765 का होना चाहिए। और मेरा मानना है ये पहला टारगेट होगा 800, दूसरा टारगेट होगा 830 से 840, 830 से 840 का टारगेट 3 से 4 दिनों का है। ये लेना है 772 के बाद। अनिल जी हो गया, वो हो गया, ले सकते हैं। इसीलिए तो पूछा था, 772 हो गया, ले लिया जाए ना। अब 762 का स्टॉप लॉस है, 830 840 का टारगेट सिंजीन। करेक्ट सर? जी अनिल, या बिल्कुल परफेक्ट, 765 का स्टॉप लॉस। ओके, आइए सिद्धार्थ जी भी शायद बिगुल की फरमाइश सिद्धार्थ जी के लिए भी है, सुपर सिड। सिद्धार्थ जी, पहले तो आपको बीपीसीएल के लिए बहुत बहुत बधाई। आप पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी बड़ा कमाल करता हुआ दिखा, आपकी शॉर्ट टर्म पिक थी। बताएं सर, अपडेट भी दें, और अब बताएं कौन सी है फ्रेश कॉल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, और गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को। अनिल जी, आप कितना कुछ याद रख लेते हैं, वो हम भी सोच नहीं सकते आप ऐसे याद रखते हैं, एक एक कॉल, एक एक एनालिस्ट का। बट बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी बीपीसीएल के कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। और अगर किसी ने ले रखा है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर कोई पोजिशनल है तो बने रह सकते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस में तेजी है तो बीपीसीएल में भी एक अच्छी खासी तेजी रह सकती है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स डेफिनेटली बुक कर सकते हैं। इसी के साथ अनिल जी एक कॉल जो है वो है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। मैं जानता हूं इसमें भी आप बधाई दोगे, बट रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी फिर से खरीदना है। मैं विद डिस्क्लेमर, जनवरी 2023 यानी पिछले 1 साल से 300 रुपए, 350 रुपए के आसपास से अलग अलग लेवल से हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। आज फिर से कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 920 का रेट गेन पे, और पोजिशनल टारगेट रखना है 1050 1050 का। ये लार्जेस्ट प्रोसेसर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, टूरिज्म, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है कंपनी। अभी हाल का एक न्यूज है, रेटगेन ने अनाउंस किया है एयर सेशल्स के साथ करार किया है इंडियन ओशन में, जहां पे वो पार्टनर हो रहे हैं रेटगेन के साथ, एयर सेशल्स। तो ये एयरलाइन के साथ जो इन्होंने अभी करार किया है, ये भी एक पॉजिटिव है। जो नतीजे आए हैं दमदार, आय 80% से बढ़ के आई, मुनाफा 200% से ज्यादा बढ़ के आए, और करीबन 106 नए एविएशन या अलग अलग कंपनियों के साथ इन्होंने करार किया है। FY24 का जो गाइडेंस है आय का 60% के ऊपर का है, कामकाजी मुनाफा 25% से ऊपर का है। तो रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी 920 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1050 का पोजिशनल। ओके, तो रेटगेन, एक मिनट, रेटगेन पे मैं बात करना चाहता हूँ। सारे एक्सपर्ट से भी मेरे को थोड़ी राय लेनी रेटगेन पे। सॉरी, रेटगेन पे नहीं लेनी मुझे राय, सॉरी, मुझे राय सिद्धार्थ जी पे लेनी है। अच्छा, हाँ, जिन्होंने रेटगेन से रिकमेंड किया है, और सिद्धार्थ जी से भी ज़्यादा राय मुझे उस पर लेनी है जिसका जिक्र सिद्धार्थ जी ने किया है, सेशल्स। सेशल्स कोई गया हमारे में से? कोई आपने कोई सेशल्स नहीं गया? ओह, ब्यूटीफुल प्लेस। नहीं, क्या बात। चलिए, नहीं गए तो चिंता मत कीजिए, सिद्धार्थ जी सेशल्स ले जाए। सिद्धार्थ जी, सेशल्स का नाम है, आपने ले जाने की बात नहीं की?
नहीं अनिल जी, एयरलाइन के साथ करार किया है, कंट्री के साथ नहीं किया है। अगर वो होता तो मैं ले जाता। लेकिन है, मतलब है तो वहीं का ना, सेशल्स का, मतलब आपने सेशल्स का नाम लिया तो हाँ बिल्कुल। जी बंसल जी। अनिल जी, आज तो ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ करा ही नहीं। पहले आपने और नेहा ने बताया 3 AM फ्रेंड। अनिल जी, हमने तो 8 PM फ्रेंड सोचा था, सुना था शाम को वो ढूंढेंगे। अभी नई कंट्री अनिल जी आपने पूछ ली, सेशल्स। अनिल जी मेरे को तो ये भी नहीं पता कहाँ पड़ता है। OTT पे अनिल जी नाम जरूर सुना है इसका। ऐसा लग रहा है अनिल जी जीवन बेकार है, कुछ करा ही नहीं है। ऐसे मत करो अनिल जी, मतलब कि आफ्टरनून में ऐसा लग रहा है कि कुछ करा ही नहीं है लाइफ के अंदर। नहीं, वो बात तो सही है। अगर आपने मतलब सेशल्स वगैरह का नाम नहीं सुना है तो हाँ, कहीं इधर ही है, नक्शे में इधर। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अगर इनका फोमो हो रहा है, इन्हें नहीं पता है, तो इनके लिए अनिल जी मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। अनिल जी, बचपन में हम लोग एक टंग ट्विस्टर बोलते थे, शी सेल्स सी शेल्स इन सेशल्स। तो अनिल जी इसको रिपीट करते रहे। अच्छा। तो एक तो इनका उच्चारण भी अच्छा हो जाएगा और अनिल जी सेशल्स जाने का मन भी नहीं करेगा फिर बाद में। राइट। हाँ, एक इसी में आता है शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सी शोर, तो उसी से सेशल्स शी सेल्स इन सेशल्स। इन सेशल्स। हाँ, तो मतलब अगर देखो, अकेले से तो कुणाल जी ना आपसे हो पाएगा ना बंसल जी से। 2 शब्द आप बोलो, 2 ये बोलो, 2 कदम आप चलो, 2 कदम ये चले, ऐसे जिंदगी निकल जाएगी बिल्कुल। ये बोले सी सेल्स, आप बोलो सेशल्स, हो जाएगा काम। नारे इसलिए तो लगवाए जाते हैं, सारा एक ही आदमी बोलेगा तो मजा कैसे आएगा। बराबर है। ये तो क्या है, सुमित जी जैसे लोगों के लिए मुश्किल का काम है जो अकेले हैं। बाकी आप दोनों तो साथ में कर ही सकते हैं। सुमित जी कर सकते हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं। कविताएं हैं ये अनिल जी। जी अनिल जी, सुमित जी के पास कविताएं हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो रेड गेन टेक्नोलॉजीज खरीदारी करने की राय सैलानी साहब की तरफ से 920 और 1050 के टारगेट के लिए, बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, अनलाइक मतलब कि अनिल जी हमारे पास भी 2 स्टॉक्स हैं अनिल जी, लेकिन हम अनलाइक वागले जी साथ साथ नहीं ले रहे हैं। तो अनिल जी 2-4 मिनट बाद आप दोबारा आ जाइएगा तो एक पिक और देंगे, अभी एक दे रहे हैं। तो पहला जो खरीदारी की राय है, चार्ट कॉर्नर पिक है, वो है नौकरी, इन्फो एज पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है, साथ में क्रिटिकल पिवट टूटा है। एक ओवरवेट खरीदारी की राय ऑन इन्फो एज। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मुझे याद है अनिल जी, 3-4 सत्र पहले आपने खरीदारी की राय दी थी, उसके बाद से हम लगातार स्टॉक में तेजी देख रहे हैं और अब एक ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर और डेली चार्ट्स पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमारी खरीदारी की राय है नौकरी पर मौजूदा स्तरों पर। यहाँ एक स्टॉप लॉस रखें 5300 पर, 5300 पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 5450 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 5555 रुपए का। तो 5555 के टारगेट के लिए नौकरी में खरीदारी करें। इन्फोएज हाल ही में हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में, मेरा से 2 दिन पहले, शायद हमारा 3 दिन पहले स्टॉक ऑफ द डे था, जब हमने कहा था कि नंबर्स पे भी फिनटेक के बड़े तगड़े आए थे, जोमेटो को अच्छे आने वाले हैं। और इसके हिसाब से इन्फोएज के पास 13% हिस्सेदारी दोनों ही कंपनी की है, 13 से 14% के आसपास के। और तब हमने 5000 के आसपास रिकमेंड किया था। मेरे ख्याल से किसी ने तो मुझे इंडोर्स भी किया था कि हाँ, बड़े दिनों बाद। कुणाल जी शायद आपने ही किया था कि आप, कुणाल जी राकेश जी ने, मुझे पता नहीं किसी ने तो किया था। तो 5450, 5555 ये है। जी 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 सर। अनिल जी मैंने ही किया होगा अनिल जी, और मैं आपका एंडोर्समेंट अनिल जी हमेशा कर सकता हूं। अनिल जी ब्रांड एंडोर्समेंट के तो ऑफर आते नहीं है। हाँ। तो अनिल जी इसीलिए आप ही को एंडोर्स कर रहा हूं मैं पूरी तरह। लेकिन मेरे को आपका टारगेट बहुत अच्छा पसंद आया। 555 पंजे 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 पंजे, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये है आपके लिए बहुत ही बढ़िया। जी कुणाल जी। अनिल जी बंसल जी ने मैसेज भेजा कि नौकरी देखो। तो अनिल जी एक बार के लिए तो अनिल जी मैं उसमें आ गया सकते में, फिर बाद में अनिल जी समझ आया कि नौकरी इसके लिए कह रहे हैं, स्टॉक के लिए। तो अनिल जी इसीलिए थोड़ा टारगेट अच्छा बना है इसका। बंसल जी बी स्पेसिफिक। पता चला कुणाल जी ने जॉइंट वेंचर तोड़ी आपके साथ, नौकरी करना शुरू कर दिया है। बोले बंसल जी ने बोला नौकरी देख लो। मतलब अब चलेगा नहीं, नौकरी देख लो। पता चला निकल गए, छोड़ गए।
वैसे नहीं आज कुछ कुछ स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में जो दिख रहे हैं उसमें पेट्रोनेट एलएनजी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में, दूसरा आज वायदा कारोबार का टॉप गेनर है वो भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है ओरेकल। 7,000 के पार एक बार फिर से निकलता हुआ दिखा है, 6% का दमदार उछाल ओरेकल है। अब ये स्टॉक हाई बीटा हो गया, जिस दिन आईटी शेयर चलते हैं उस दिन ये तेज दौड़ लगाता है, जिस दिन घटते हैं उस दिन कम घटता है। हमारी ये भी न्यू ईयर पिक के तौर पर रहा ये स्टॉक है। एक बार जरा इसके चार्ट पर भी राय ली जाए। सुमित जी जरा चार्ट पर गौर फरमाएं। जी बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है, स्टॉक के अंदर मूव ऊपर का देखने को मिल रहा है और आज तो पूरा सेक्टर के अंदर मोमेंटम अच्छा देखने को मिला है, तो ये स्टॉक में पोजीशंस होल्ड करके चलें। 7,000 के ऊपर आज क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम बनेगा और आने वाले दिनों में 7200 से लेके 7300 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। सुमित जी की तरफ से वो रिकमेंडेशन, इनफैक्ट ओरेकल पर सर ने जो फोकस किया उस पर सुमित जी की राय आती हुई। चलिए कुछ एक और स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं और उससे पहले हम हिमांशु जी के लिए बिगुल बजाएंगे, हिटमैन हिमांशु का। हिमांशु जी बताइए। मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है, खरीदारी करनी है सेल में, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 142 रुपए 70 पैसे 142 रुपए 80 पैसे के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर खरीदारी करें, कोई छोटा मोटा डिप मिलता है 142 रुपए तक 141.50 तक तो पोजीशन को ऐड करें। स्टॉप लॉस के तौर पर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 137 रुपए का 137 का, और मुझे लगता है कल तक ये स्टॉक 150-152 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है। बजट से अगले सेशन में मैंने इसको वही स्टूडियो से लगभग 127-128 रुपए पर रिकमेंड किया था 140 रुपए के टारगेट्स के लिए, और अब यहाँ पर मैं इसका फ्रेश ब्रेकआउट देख पा रहा हूँ और इसके चलते 150-155 के दो टारगेट्स के लिए सेल में खरीदारी करके चलने की सलाह है। सेल पर फोकस करिएगा, 152 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 137 का स्टॉप लॉस। आज ही बैंड से बाहर आया है। एग्जैक्टली, हमने बैंड से बाहर आते एफएनओ बैंड से बाहर आते हुए देखा हमने, और यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। हिमांशु जी का रिकमेंडेड स्टॉक है। एक स्टॉक पे फोकस कर लेते हैं, यहाँ पर जमुना ऑटो, यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, 8-8.5% ऊपर है इस समय। कुणाल जी कोई राय इस समय? देखिए नेहा, बहुत ही शानदार चार्ट है जमुना ऑटो का। कुछ समय से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि आज इस रेंज का ब्रेकआउट आता हुआ और बहुत डिसाइसिवली ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरी राय में और ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। जिनके पास इसमें ऑलरेडी पोजीशंस हैं बिल्कुल होल्ड करें, खरीदारी के लिए थोड़े करेक्शन का इंतजार करें। तो आज स्टॉक में हमने जमकर तेजी आते हुए देखी है, तो थोड़े नीचे के लेवल्स पर, यानी अगर 127-128 के लेवल्स पर स्टॉक दोबारा आता है तो वहां पर खरीदारी कराए। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, और मुझे लगता है कि इसमें आपको 140 तक का एक मूव देखने को मिलेगा। ओके चलिए, तो जमुना ऑटो पर वो राय आती हुई अच्छी खासी स्ट्रेंथ के पूरे संकेत दिखाई लेकिन जमुना ऑटो पे जो आपने राय ली उसमें आपने विंडो में देखा सुमित जी की शक्ल कैसे दिख रही थी आपको? नहीं देखा? Because he recommends it. सुमित जी बोला अरे यार ये तो मेरा स्टॉक था, इधर कुणाल जी से किधर पूछ लिया, मतलब मेरे से पूछना चाहिए, मुझे ऐसे ही सोच रहे थे आप। एक्चुअली कुणाल जी के जाने के बाद मुझे याद आया कि सुमित जी जी सुमित जी नहीं कैमरे में कैप्चर हुआ है सेम एकदम। आजकल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैमरे बनाए, उसमें क्या आपके चेहरे के साथ साथ आपके अंदर की भावनाएं भी आ जाती है। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। तो कैमरा आर्टिफिशियल है, बराबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी है, AI अनिल इंटेलिजेंस। अनिल जी बिल्कुल कल भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने वो दूल्हे वाला बोला था तभी। हाँ एग्जैक्टली जी कुणाल जी। अनिल जी इंटेलिजेंस आपकी है और आर्टिफिशियल भावनाएं सुमित जी की। अनिल जी बिल्कुल इनको दर्द हो रहा है, अनिल जी इनकी आवाज में आप देखिए दर्द आपको सुनेगा। आवाज में तो ज्यादा लगता है, मैं तो शक्ल से लग रहा था देख के, बिल्कुल। सुमित जी ये इनको जो जमुना ऑटो बहुत जम रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? अनिल जी देखिए, स्टॉक में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है और जमुना ऑटो में आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऐसा कैंडल मूव और ऐसा कैंडल देखने को मिला है और ऐसा मूव देखने को मिला है, तो ब्रेकआउट है। 130 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे जमुना ऑटो में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में 140 प्लस के लेवल जमुना ऑटो में देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ये तो जमकर इस पे रिकमेंडेशंस आती हुई कुणाल सर ने तो दिया ही है, साथ ही जमुना ऑटो पर सुमित जी भी 140 प्लस के टारगेट्स बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन आइए बिगुल सर के लिए कल के 2000 का।
सर बताइए क्या पसंद? एक और सरकारी कंपनी पर खरीदारी करने की राय, और वो है ONGC। ONGC के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है नेहा, और यहाँ पर खरीदारी के लिए 269 के आसपास फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ। नीचे में 262-63 आए तो और ऐड करें, 2 टुकड़ों में लेना है अभी भी, और नीचे 262-63 आए, अगर गलती से वैसा आएगा नहीं लेकिन आए तो और ऐड करें। आज का लो है 258 के आसपास, वहाँ पर होगा आपका स्टॉप लॉस का लेवल, और टारगेट जो बनेंगे ऊपर 275, 278, 286, 3 छोटे टारगेट है। और आपको याद होगा पिछली बार हमने जब इसको रिकमेंड किया था 10% का छलांग लगाकर स्टॉक ने बड़ा ब्रेकआउट दिया था, और हमें लगता है ये अब भी वही कमाल करने को तैयार है। और उसकी वजह ये है कि वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक सरकारी कंपनियों में अभी भी है। तो 275, 278, 286 3 टारगेट रखिए, और बड़ा टारगेट 300 का है पोजिशनली, जिसको डेली लेके रखना है। तो ये है आपके लिए ONGC में। अभी भी 6 के P मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड करता है। कंपनी 10% अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का गाइडेंस दे चुकी है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत सस्ता ट्रेड कर रहा है। यहाँ से भी एक अच्छी अपसाइड बन सकती है। शॉर्ट टर्म टारगेट 275, 278, 286 और 300 के बड़े टारगेट, 300 भी लिखो पोजिशनली, 300 का टारगेट आपके लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय ONGC के फ्यूचर्स में आपके लिए। जी ओके, तो कल के 2000 के लिए ONGC पर सर की रिकमेंडेशन आती हुई 1 नहीं 2 नहीं 4 बड़े टारगेट्स यहाँ पर बन रहे हैं, जो कि इवेंचुअली इसको पोजिशनली 286 उसके पार 300 तक लेकर जाएंगे। कुछ और स्पेस में सर ने स्पेस का जिक्र किया, वहां पर भी काफी ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है। IOC पर फोकस कर लेते हैं, डेज हाई इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु जी, IOC क्या राय है सर? नेहा जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बहुत शार्प अपमूव स्टॉक में देखने को मिली है। तेजी की पोजीशंस को डेफिनेटली 175 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा कोई डिप मिलता है तभी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बनता है। इस लेवल पर फ्रेश खरीदारी के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ओके, ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा बड़ा हुआ स्टॉक है, ठंडा हो उसके बाद लीजिए। तेल में उबाल है, ये जनरली कम्युनिटी में आप ऐसी हेडलाइन ही बनाती ना, कच्चे तेल में उबाल, तेल की धार। अच्छा ये बताओ, खाने पीने के तेल में उबाल तो हमने देखा है, कच्चे तेल में भी होता है सर? और एडजेक्टिव्स नहीं मिल रहे भी ठीक है, मतलब ऐसा उबलता तो नहीं है ना ऐसा, लेकिन वो एक उसकी एक्सट्रीमिट दिखाता है कि एकदम चढ़ा हुआ है तो फिर उबाल, हाँ वो तो ठीक है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि मैंने तो आज तक कच्चा तेल देखा नहीं लाइफ में, कैसा होता है, बहुत खूबसूरत नहीं लगता। हाँ मतलब लेकिन काला काला, काला काला गंदा सा एकदम ऐसा कीचड़ जैसा टाइप से ना। तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा इसमें उबाल आता भी है कि नहीं आता है, आता तो नहीं है मतलब, जो हो जाता है सब फ्रैकिंग हो जाती है। किसने कच्चा तेल देखा है जरा मैं पूछता हूँ, आप में से किसी ने कच्चा तेल देखा है? किसने क्रूड ऐसा? सिद्धार्थ जी ऐसे मुंह बिगाड़ जैसे, अरे देखा ही नहीं तो इतना मुंह क्यों बिगाड़ रहे हो सिद्धार्थ जी? काला काला बोला ना अभी नहीं। तो हर काली चीज खराब थोड़ी होती है। जरा सुमित जी की फ्रेम काली दिख रही है अभी, इस सुमित जी से स्मार्ट कौन है बताओ? ये आपने प्रशंसा की है कि मतलब बुराई की है, पता नहीं। जब देखो लाइफ में एक प्रिंसिपल बना रखो, जब कोई कुछ कहे और समझ में ना आए तो उसको कॉम्प्लीमेंट ही समझो। समझना क्या है वो तो आपके हाथ में ना, जो आदमी कह रहा है उसको कहने दो, आपके हाथ में समझना है। जी बंसल जी। सिद्धानी जी की गलत बात है, आप उनकी टाई और कोट की तारीफ करें तो वो तारीफ है, और आप सुमित जी की तारीफ करें तो वो उस पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। अनिल जी सही जवाब, मतलब कि ये गलत है अनिल जी, सिद्धानी जी का सवाल ना। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैंने तो तस्वीरों में अनिल जी चलचित्र में देखा है, हाँ। प्रैक्टिकली तो अनिल जी क्रूड अभी तक देखने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन अनिल जी दूर से देखा है। अच्छा, तो अनिल जी क्रूड में अनिल जी बुलबुले तो आते हैं, हाँ। उबाल आता है कि नहीं ये पता नहीं है। फोटो में तो हमने भी देखा, सिद्धार्थ जी ने भी मुंह बिगाड़ा था, फोटो में देख के ही बिगाड़ा, सिद्धार्थ जी ने कोई साक्षात नहीं देखा है। लेकिन चलिए, कच्चा तेल हमने देखा जरूर है, दूर है, और उसमें उबाल खाली एडजेक्टिव्स के हिसाब से आता है। बिल्कुल जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उनको ऐसा नहीं कि बंदर को अदरक खिला के टेस्ट किया जाता है इसको स्वाद आया कि नहीं आया। लेकिन मुलाकात की जाए सेठी साहब से आपकी शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम। BPCL की बात चल रही थी तो आपको याद भी आई होगी, आपको थोड़ी हिचकियाँ भी आई होगी कि हमने आपको याद किया, आशु जी को भी याद किया है BPCL को लेकर। मेरे ख्याल से बजट के दिन सारे लोग एक साथ BPCL पे सब लोग बुलिश होते हैं, तो सबको ढेरों बधाइयाँ। उस समय कभी कभी डर भी लगता है सारे बुलिश हो रहे हैं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन आजकल उल्टा है, आजकल सारे बुलिश हो रहे हैं, जल्दी चलता है, जोर से चलता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। तो सेठी साहब बधाई आपको, और बताएं आज की पहली पिक।
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, थैंक यू सो मच अनिल जी। बजट वाले दिन बीपीसीएल 520 के लेवल पे रिकमेंड किया था, सॉरी 504 पे रिकमेंड किया था, और मेरे छोटे टारगेट्स थे। आशु जी ने 600 का टारगेट दिया था, वो भी आज अचीव हो गया। तो अनिल जी ज्यादा बधाई आशु जी को बनती है, बट सबने एक अच्छे लेवल्स पे इसको आइडेंटिफाई किया। आशु जी ने मुझे बोला भी सेठी साहब को कहिए कि बधाई में गिफ्ट हैम्पर भेज दे। मैंने उनको पर्सनली मैसेज करके भी बधाई दी है अनिल जी। ओके, फर्स्ट क्लास। बताएं सर आज की पहली पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है पिक्स ट्रांसमिशन, जो अभी 1284 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1350 के, स्टॉप लॉस रखना है 1250 रुपए का। ये कंपनी मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाती है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और ऑटोमोटिव बेल्ट्स बनाने के काम में है ये कंपनी। कई सारी जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज है जैसे ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, डोमेस्टिक अप्लायंस, पैकेजिंग, सीमेंट, इन सब को कैटर करने वाली कंपनी है। एक जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। 61% इनका रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है, और कंपनी ने कुछ सब्सिडियरी यूरोप में और मिडिल ईस्ट में भी खोल रखी है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा मिलता है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 19-20%। बहुत अच्छी दर से पिछले 3 साल 5 साल में ग्रोथ दर्ज करी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ पैट एंड रेवेन्यूज, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक सस्ता है। और इस कंपनी के नतीजे भी आएंगे फ्राइडे को। मुझे लगता है फ्राइडे को जो नतीजे आएंगे, नतीजे अच्छे रहने चाहिए। और कल इसी तर्ज पे मैंने रिजल्ट्स के हिसाब से ईस्ट इंडिया होटल इस समय रिकमेंड किया था, जो आज टारगेट्स के बिल्कुल नजदीक है। 340 के लेवल पे कल रिकमेंड किया था, अभी 356-57 है, 360 के टारगेट थे। तो मुझे लगता है इसके भी जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे रहने चाहिए शुक्रवार को, और खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 1350, स्टॉप लॉस ऑफ 1250। सर अगला स्टॉक कौन सा रहेगा आपका? नेहा, जो आज का दूसरा स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, एक डिफेंस का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है पारस डिफेंस, जो अभी 762 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक लीडिंग कंपनी है डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशंस की, और ये कंपनी मेनली रॉकेट्स, मिसाइल्स और नेवल सिस्टम्स, फिर लैंड और आर्मर्ड व्हीकल्स, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है। और ये कंपनी ने जो चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च सक्सेसफुली किया था, उसका नेविगेशन सिस्टम में भी इनका योगदान रहा है। जिस तरह से सरकार का डिफेंस पे फोकस है, मेक इन इंडिया पे फोकस है, मुझे लगता है इस तरह के कंपनी बहुत अच्छे करेगी। और अच्छा, इसके टारगेट्स, पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 800 रुपए के, स्टॉप लॉस है 750 का। इनकी एक सब्सिडियरी है पारस एरोस्पेस, जिसके अंतर्गत ये ड्रोन्स और एंटी ड्रोन्स, ड्रोन एयरक्राफ्ट, ये सब भी काम करते हैं, और हाल ही में इनको एक बड़ा ऑर्डर भी इस सेगमेंट में मिला है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 650 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जबकि कंपनी का लास्ट ईयर रेवेन्यू था 222 करोड़, तो मतलब 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑलरेडी है। बाकी कंपनी 2000 करोड़ के नए ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रही है, तो इस तरह की ट्रिमेंडस ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में इसमें देखी जानी चाहिए। और इसके भी नतीजे इस सप्ताह ही आने वाले हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करेगा, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर क्लोज टू 25%। तो खरीदारी करने की सलाह पारस डिफेंस में फॉर अ टारगेट ऑफ 800, स्टॉप लॉस ऑफ 750। ओके, तो ये है राय आपके लिए पारस डिफेंस पर खरीदारी करने की। और पिक्स ट्रांसमिशन पर आज सेठी साहब ने भरोसा किया है पूरा पी लेटर पर। यहाँ पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है सेठी साहब के हिसाब से, बहुत ही बढ़िया। आइए इस बीच बढ़ते आगे, और एक स्टॉक जो सुर्खियों में इस वक्त आपको दिख रहा है और जिसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, वो है बिरला कॉप। बिरला कॉप के नंबर्स हम आपके सामने लेकर आते हैं कि नंबर्स बहुत ही मजबूत आते हुए दिखे। शानदार सुपर डुपर नंबर, 50 करोड़ के घाटे के सामने 109 करोड़ का मुनाफा, घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। आय 2016 करोड़ से बढ़कर 2032 करोड़, और कामकाजी मुनाफा जो आया है कंपनी का वो बहुत ही ज़बरदस्त आता दिख रहा है। 16% के आसपास एबिटा मार्जिन आए हैं, जो बहुत ही गजब कहे जाएंगे। 7% के सामने 16%, 16.5% तक, 10% के आसपास का शायद एक रहा होगा अनुमान, लेकिन 16-16.5% ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर बीट आई है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स आप एक तरह से कह सकते हैं जो आते हुए दिखे यहाँ पर। कमाल के नंबर से, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बिरला को अच्छे नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, जबरदस्त एक्शन है। सिद्धार्थ जी आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में है कि नहीं जरा बताएं, और तब तक कुणाल जी चार्ट तैयार रखें बिरला कॉप के। ये बिल्कुल अनिल जी रिकमेंडेशन लिस्ट में है बिरला कॉप, और टारगेट है हमारा 1636 का, 1636 का। मजबूत नतीजे हैं, और ये सीमेंट पैक में बहुत सारे नतीजे दिखे, वन ऑफ द बेस्ट नतीजे दिख रहे हैं बिरला कॉप के। तो 1636 के टारगेट है, अगर आपने ले रखा है
बिल्कुल बने रहिए। कुणाल जी, चार्ट तैयार है? जी बिल्कुल अनिल जी तैयार है, और इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है जो कि 1600 रुपए के आसपास है। आज का इंट्राडे हाई भी लगभग 19 करोड़ के आसपास है। तो मुझे लगता है अनिल जी 1600 के ऊपर अब इसमें ब्रेकआउट होगा तभी इसमें नई खरीदारी करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशंस पहले की है, मेरी राय में 1600 के आसपास प्रॉफिट बुक करें तो बेहतर रहेगा। 1600 एक ट्रेडिशनल पुरानी रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है एक बार के लिए स्टॉक वहां पर रुक सकता है कुछ समय के लिए, टाइम वाइज करेक्शन मुमकिन है। चलिए, बिरला कॉर्प दमदार नंबर्स आए हैं और उस पर दमदार टारगेट्स भी आते हुए 1636 तक का इवेंचुअल टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आइए, अब वक्त हो गया सर के आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी का। सर, डाउ फ्यूचर्स फिर से लाल निशान में, 32 पॉइंट्स की कमजोरी वहां दिख रही है। नास्डैक फ्यूचर्स अपने आप को होल्ड कर रहा है 45 पॉइंट्स अप। कच्चे तेल की अगर बात करें तो ये बिल्कुल दायरे में है, सपाट 78 के नीचे, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉलर इंडेक्स तो 3 महीने की ऊंचाई पर है। रुपए की अगर बात करें तो बिल्कुल छोटे दायरे का प्रेशर का ट्रेड यहाँ पर इस समय नजर आ रहा है। क्या करना है सर? देखिए, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है इंडेक्स पे, और वो है निफ्टी पर। सेल ऑन राइस का मार्केट है बैंक निफ्टी पर। पहले डेटा बता दूं आपको, फिर डिसाइड करना आप क्या करना है। जी सर। 21,900 मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी पर, और ऐसा लगता है कि आज 21,850 के ऊपर क्लोजिंग देने को बाजार तैयार है। वो क्लोजिंग होगी तो हाल ही के दिनों की सबसे बेस्ट क्लोजिंग आपको मिलने की तैयारी में, क्योंकि देखिए ऐसा है नेहा जी, आपको एक बढ़िया क्लोजिंग मिली थी 21,238 की 23 जनवरी को। बढ़िया इसलिए कि उस दिन अगर खरीद लिया होता तो बहुत बढ़िया रहता था, ठीक है ना। वहाँ से आप लगातार आते दिखे। 2 फरवरी को आपको मिली 21,853 की क्लोजिंग। तो आज जहाँ से हमने करेक्शन खत्म करके वापस ऊपर आने की शुरुआत की, इंट्राडे 2 पॉइंट से हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग अभी 21,853 का। तो आज 21,853 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो आप एक ब्रेकआउट की तैयारी करें, छोटे वाले की। 22,000 के ऊपर बंद होंगे तो बहुत बढ़िया वाले ब्रेकआउट की तैयारी करें। नहीं भी है कोई बात नहीं, तो कम से कम आप एक अच्छे ले। सो एक चीज़ क्लियर कटेगा, आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो उसे होल्ड करिए, और होल्ड एक ही कंडीशन पे करना है कि अगर निफ्टी नीचे खुल गया 21,850 800 के रेंज में अगर कल गलती से, तो वहाँ आप और एवरेज करेंगे, खरीदेंगे। यूएस मार्केट को लेकर बहुत कंफर्ट नहीं है, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यूएस बहुत भाग जाए ऐसा कंफर्ट नहीं है। भाग जाए अच्छी बात है, क्योंकि आपको बॉन्ड डील, डॉलर इंडेक्स इतना कंफर्ट है। लेकिन हमारे मार्केट में ये 2-3 दिनों में आप देखो कि एफआईज बेच ही नहीं रहे। इस सीरीज में उन्होंने बेचने का मन बनाया नहीं। एक आध दिन कोई डेटा खराब आया होगा, बाकी सारे दिन डेटा ठीक आ रहे हैं, कैश और फ्यूचर मिला के। सो आई थिंक नीचे में बाइंग है। अब ऊपर ब्रेकआउट आज मिल जाए तो कहने क्या, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। ऊपर में 22,125 वो रुकावट की लेवल होगी। अगर आज आप 22,000 के आसपास पहुंचते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी भले ना करें, फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार करें। डिप का आजकल कब दे दे डिप पता नहीं चलता, तो उसका इंतजार करें। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, मज़ा नहीं है। नीचे में थोड़ी बहुत खरीदारी आती है, 45,500 के नीचे जाने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा 46,000 के ऊपर भी निकलने को तैयार नहीं, तो बैंक निफ्टी को इसके हाल पे छोड़ देते हैं। इसका जो दर्द है, इसका जो घाव है, उसका इलाज, इसका जो मरहम है वो समय है। मतलब टाइम वाइज कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद बैंक निफ्टी डिसाइड करके एक बार निकलेगा किस तरफ जाना है। सो हम निफ्टी पर फोकस करेंगे खरीदारी करने के लिए आज से, सिंपल। ओके, चलिए, तो हमारा पूरा फोकस रहने वाला है निफ्टी पर, इस पे ध्यान रखिएगा। लेकिन बैंक निफ्टी अभी फिलहाल अवॉइड करने की सलाह निकल कर आ रही है। इसी बीच एक बिगुल सिडानी साहब के लिए सुपर सिड का। सिद्धार्थ जी बताइए सर। देखिए नेहा, ये बैंकिंग का मिड कैप शेयर है, केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक, इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 268 का, पोजिशनल टारगेट से लॉन्ग टर्म टारगेट आप 334 का भी रख सकते हैं। ये ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म टारगेट है 334, 1 साल का नजरिया है। ये करीबन हम 4-5 सालों से रेकमेंड कर रहे हैं, अलग अलग लेवल से। कर्नाटका बैंक हमारे फंडामेंटल रिसर्च में है, विद डिस्क्लेमर। साउथ इंडियन बेस्ड बैंक है, 500 से ज्यादा ब्रांच है, मुनाफा Q3 का अच्छा दिखा है। और सबसे बड़ी चीज है जो मैनेजमेंट का कहना है कि पिकअप दिख रहा है बिजनेस ग्रोथ में, मार्जिन स्टेबल है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न ऑन एसेट्स काफी स्टेबल रहने को 1% के आसपास। तो रिटर्न ऑन एसेट्स काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, फाइनेंशियल रेशियो होता है बैंक्स के लिए। और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है 18% के एडवांसेस ग्रोथ बने, क्रेडिट ग्रोथ रह सकती है, और निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4% के करीब। कर्नाटका बैंक पे खरीदारी करें, 268 का शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट 334। ओके, चलिए, कर्नाटका बैंक पे फोकस करेंगे 268, और इवेंचुअली थोड़ा लंबा रुकेंगे, साल भर का समय देंगे
334 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें इसी बीच एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट सुदीप शाह भी हमारे साथ हैं। सुदीप सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सर, कुछ स्टॉक्स खासे एक्शन में दिख रहे हैं, उसमें से एक है पतंजलि फूड्स। हम आपकी राय जानना चाह रहे थे। डेज हाई पर ये स्टॉक है, चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है सर आपको? नमस्कार नेहा जी, नमस्कार अनिल जी। जो हिसाब से पतंजलि फूड्स का हम चार्ट देख रहे हैं, जो एक अच्छा सेटअप बना हुआ है आज के दिन में, पिछले 5-6 दिन का जो कंसोलिडेशन है वहां से हमने ब्रेकआउट देखा, और एक मीडियम टर्म अगर ट्रेंड देखे तो वो तो अपर ट्रेंड में ही है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ से स्टॉक में तेजी की जा सकती है। जब तक 1580 1575 का लेवल होल्ड करता है, तब तक स्टॉक में हम 1640 से लेकर 1680 तक का एक अपसाइड इसमें आता हुआ देख सकते हैं। तो पतंजलि फूड्स यहाँ पर कुछ पूरे स्ट्रेंथ की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक नजर बायोकॉन पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये स्पेस तो चल ही रहा है। 300 के पार बायोकॉन ऑलमोस्ट 6% की स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है। सुदीप जी, इस पे कोई रिकमेंडेशन है आपकी? जी नेहा जी, पिछले 2 दिन से यदि हम बायोकॉन को देखें तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें बना हुआ है। और ये स्टॉक में हुआ क्या था कि 2-3 हफ्तों पहले, मेरे ख्याल से पहला हफ्ता जनवरी का था, जहां पे एक अच्छी रैली स्टॉक ने दी थी 250 से 294। उसके बाद कंप्लीट ये जो रैली थी वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखा गया था। और हमने ये सीरीज के स्टार्टिंग से हमने देखा है कि बायोकॉन में थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनती नजर आ रही है। तो साथ ही में स्टॉक अपने 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से निकल गया, और पुराना जो स्विंग हाई था जनवरी का 294 का, अब स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट एक आध दिन इसमें रुके और डिप के लिए राह देखे। तो ओवरऑल जब तक ये 290 के ऊपर है, तब तक यहाँ पे ट्रेंड 330 तक स्ट्रॉन्ग रहेगा। पर एक डिप पे इसको बाय करना चाहिए, बिकॉज ये पिछले 2-3 दिन में एक अच्छी रैली ऑलरेडी स्टॉक में हम देख चुके हैं। ओके, इसी बीच वेल्सपन कॉर्प पे भी नजर डाल लेते हैं। नंबर्स निकल कर आए हैं और मुनाफा देखिए, यहाँ पर 30 करोड़ से बढ़कर 292 करोड़ वाय आधार पर वो मुनाफे का फिगर आपके सामने आता हुआ। स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर भागता हुआ इस समय नजर आ रहा है। आय के फिगर पर नजर डालिए, इसमें भी दुगनी वृद्धि दिख रही है। 4750 करोड़ का कंसो आय का आंकड़ा निकल कर आया है। तो आय मुनाफे के फ्रंट पर हम देख रहे हैं बड़े तगड़े नंबर्स निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ विजय चोपड़ा सर भी जुड़ चुके हैं। विजय सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सर, पहले वेल्सपन कॉर्प पर ही अपनी राय दे दीजिए। देखिए, नो डाउट, एक सेकंड में इनका चार्ट निकाल लेता हूँ। मैं जब तक सर खोले चार्ट से नतीजे बता दूं, 3% स्टॉक ऊपर है और मुनाफे का आंकड़ा और आय का आंकड़ा दोनों मजबूत आते दिखे। आय डबल होती दिख रही है, 2300 करोड़ 2400 करोड़ से 4740 7450 करोड़ आती हुई दिख रही है। और मुनाफा तो 23 करोड़ से 290 करोड़, यानी 10 गुना करीबन होता दिख रहा है मुनाफे का, 12 गुना। गजब भी नंबर्स आ रहे हैं भाई। सर, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल, बताएं सर। अनिल जी, एक जैसी कंपनीज होती हैं जो सतत विकास करती हैं, और मुझे लगता है वेल्सपन कॉर्प उनमें से एक है। जो चार्ट फॉर्मेशन है वो भी बहुत स्ट्रांग है, और रेगुलरली हम देख रहे हैं कि इसने लगभग 45 डिग्री पे अपनी उड़ान भरनी शुरू की और वो चलता जा रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं से भी ओवर वैल्यूड नहीं है। 19 की पीई पे स्टॉक अभी अवेलेबल है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, स्पेस अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो यदि थोड़ा सा आपको करेक्शन मिले 520-500 के आसपास, तो बहुत अच्छा लेवल होगा खरीदने के लिए। मगर अभी भी मेरा जो पर्सनल टारगेट मैं इसमें देना चाहता हूँ वो 700 रुपए का है। तो वेलकॉर्प अच्छा लगता है, और थोड़े से पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए है। इसमें कोई फायरवर्क्स नहीं होते, बट पेशेंटली यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये सतत विकास वाली कंपनी है, और निश्चित रूप से इसमें पैसा बनेगा। कि ये है आपके वेल्सपन को जिसमें पैसा बना रहेगा। बस आपको इन्वेस्ट करके रखना है। चोपड़ा साहब कह रहे हैं आराम से, सतत विकास होता रहेगा। बट दिनों बाद सतत विकास की है ना, काफी समय मजा आया सर। चोपड़ा साहब बहुत ही सर, आज बहुत दिन हो गए, आपने कोई पिक्स विक्स देनी है सर? मैं बिल्कुल आज पिक्स देना चाहता हूँ। तो मैं आपका प्लीज टेक योर ओन स्वीट टाइम। मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। जब तक एक बार जरा नूपुर जी आई हैं पेटीएम के बारे में कुछ जानकारी लेके। सुर्खियों में स्टॉक आज भी सर्किट है नीचे? नहीं सर, आज ऊपर है, खुल गया। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या बात है। फाइनली 5% ऊपर है आज। ओह नाइस, 4%, थैंक गॉड। काफी लोगों को रिलीफ रैली आती हुई दिख रही है। तो क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं पेटीएम में, बताएं।
बिल्कुल सर, लगातार कंपनी सफाई दे रही है। जो भी एलिगेशंस यहाँ पे आया, जो भी खबरें निकल के आ रही थी, उस पर कंपनी की सफाई आती हुई दिख रही है। सबसे पहले यहाँ पे जो खबर आई थी मुकेश अंबानी पेटीएम वॉलेट खरीदने से जुड़ी जो खबर थी, उस पर अब कंपनी का और जियो फाइनेंशियल दोनों की तरफ से सफाई आई कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। ये खबर स्पेकुलेटिव है और इस पर कोई भी अभी बातचीत जो है वो नहीं होती हुई दिख रही है। दूसरी खबर ये आई थी रॉयटर्स के हवाले से, जहाँ पे ईडी ने पेटीएम पेमेंट बैंक की जाँच शुरू की है। फेमा के नियमों के तहत जांच शुरू की गई थी, जहां पे पेटीएम की तरफ से सफाई आई है, जहां पे उनका कहना है कि ये ऐसी कोई भी जांच नहीं है। कंपनी ने कोई भी फेमा के अंडर में जो भी नियम है उसका उल्लंघन नहीं किया है और सिरे से खारिज की है इस खबर को भी। कंपनी ने एक और फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन पर सफाई दी है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी ने यहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज नियम का उल्लंघन कोई भी करते हुए नहीं दिखे। तो जितनी भी एलिगेशंस कंपनी लगे थे पिछले कुछ दिनों से, जो हेडलाइन में बने हुए थे, उस पर कंपनी की तरफ से सफाई आती हुई दिखी है। इनफैक्ट आज सुबह से रॉयटर के हवाले से ये भी खबर आती हुई दिखी है कि आरबीआई के जो अधिकारी है उनसे अब विजय शेखर शर्मा जी पर्सनली मुलाकात भी कर रहे हैं और आगे के जो रोड मैप होने वाले उससे जुड़ी भी बातचीत यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद आज सर्किट ओपन होने के बाद स्टॉक फिलहाल 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आज फाइनली रिलीफ रैली आई है, लेकिन इस रिलीफ रैली में करना क्या है ये बताएंगे चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब फरमाएं सर। मैं पहले पेटीएम के बारे में बात करता हूं, फिर कुछ कॉल्स की बात करेंगे। देखिए अनिल जी, हमारी न्यू एज कंपनीज के बारे में कई बार बात हुई। जब जोमेटो 40 रुपए पे था तब भी, पेटीएम भी जब बीच में 500 कुछ रुपए आया था तब भी बातचीत हुई थी। और आज भी मैं ये कमेंट करना चाहता हूँ कि नई इन्वेस्टमेंट ना करें। अंग्रेजी में एक कहावत है बाजार में, डोंट एवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो हमें नहीं पता इसके अंदर और क्या समस्याएं निकल सकती हैं जब तक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आ जाती। कल आरबीआई ने बहुत एक स्ट्रेट बात बोली थी, एक खबर आई थी, बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि आप अपना वॉलेट बिजनेस नहीं बेच सकते, उनका लेंडिंग बिजनेस बंद हो चुका है और जो इनका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो बिजनेस बंद हो चुका है। तो पेटीएम की जो एग्जिस्टेंस है वो किस बेसिस पे होगी, ग्रोथ किस बेसिस पे होगी, इस पे मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन चाहिए। अभी तक मुझे नहीं लगता विजय शेखर शर्मा जी सामने आके अभी तक कुछ क्लैरिफाई कर पाए। और मुझे अच्छे से याद है अनिल जी, आपने खुद इंटरव्यू लिया था जब पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी और कुछ ऐसे सवाल थे जो मैनेजमेंट क्लियर कट नहीं बोल पाए थे। आपने बार बार बोला कि आपको प्रॉफिट कब दिखेगा। मुझे अच्छे से वो इंटरव्यू याद है। आपने कई बार ये बात पूछी थी कि प्रॉफिट कब दिखेगा, जिसका क्लियर कट जवाब मैनेजमेंट नहीं दे पा रही थी। तो अभी मुझे लगता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें और जो निवेशक अभी मैं कहूँगा फंसे हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार करें, देखते हैं, हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो तो हमारा व्यू बदले। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अनिल जी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और जहां पर भी क्लैरिटी नहीं होती, बीच में थोड़ा सा क्लियर होने लगा था कि शायद इनके रेवेन्यूज ठीक होंगे। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था आफ्टर जोमेटो कि जैसे जोमेटो ग्रीन में आया है वैसे हम लोग भी बहुत जल्दी ग्रीन में आ जाएंगे। तो एक आशा बन गई थी। बट अगेन जहां पे कंप्लायंसेस का इशू है वहां पे तो स्ट्रिक्ट नो है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरीके से इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लेट दिस डस्ट सेटल डाउन, तभी हम कुछ निर्णय ले पाएंगे। मामला और साफ होने की जरूरत है इससे पहले कि किसी यहाँ पर निर्णय पर पहुंचा जा सके। लेकिन आइए बिगुल लेते हैं सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। नया बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 446 रुपए 40 पैसे, 446 रुपए 80 पैसे, 446.40, 446.80 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। कोल इंडिया में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक अभी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 440 441 के पास है, तो 441 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 454 रुपए का, दूसरा टारगेट 458 रुपए का। दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें कोल इंडिया। कोल इंडिया खरीद के चलने की सलाह है। 458 रुपए तक ऊपर जाने का दमखम ये स्टॉक रखता है। एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। सर बताइए।
नेहा जी, BTST करना है वेदांता में VEDL 280, 250, 280, 270 का करंट भाव है। मुझे लगता है जो 4 से 280 का लेवल निकला है ये 290 तक जाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे, 2 से 3 दिन या मे बी 2 दिन, मुझे लगता है ये 300 तक भी जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 279 रुपीज 50 पैसे का होना चाहिए, 280 के हल्का सा नीचे, और ऊपर में 290 पहला टारगेट, पोजिशनली 2 से 3 दिन 300 का टारगेट मुझे दिखाई देता है। 300 रुपए तक के टारगेट के लिए करें वेदांता में खरीदारी। स्टॉक की ये भी सुर्खियों में आज आता हुआ दिख रहा है अच्छी तेजी के साथ 290 300 के टारगेट के लिए। आइए एक स्पेशल पिक का बिगुल है चोपड़ा साहब के लिए। बताएं चोपड़ा साहब। अनिल जी, आपने एक बोल दिया है तो मैं क्या 2 या 3 स्टॉक्स बोल सकता हूँ? एक दे चाहे अनेक दे, कोई दिक्कत नहीं सर। वो आपने नहीं सुना पहले, वो आपको याद है दूरदर्शन पे आता था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। हाँ एग्जैक्टली, मतलब अनेकता में ही एकता है। बताएं सर, आप तो पूरा पोर्टफोलियो बनाइए। जी, मेरा पहला रिकमेंडेशन आज के लिए है आरती ड्रग्स। बहुत ही अच्छी इसमें टेक्निकल फॉर्मेशन भी हो रही है और कंपनी में रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, और इस समय स्टॉक करीब करीब 535-36 पे ट्रेड कर रहा है। इसको 600 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है, तो आरती ड्रग्स में खरीदारी की सलाह है। दूसरा स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये प्राइमरली साउथ बेस्ड कंपनी है और यूरिया में काम करती है, और अभी नैनो डीएपी की बात करी निर्मला सीतारमन जी ने, और नैनो डीएपी बनाने वाली कंपनीज में इक्की दुक्की कंपनीज हैं, जिसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल एक है, और ये अपने आप में सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी कोरोमंडल का है। तो करीब करीब जो अभी 1108-9 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये पहला टारगेट 1200 और 1250 के लिए इसको खरीदारी की जा सकती है। तीसरा जो स्टॉक में रिकमेंड करना चाहता हूं वो कॉफी क्षेत्र का है और कॉफी इंडस्ट्री से है, CCL प्रोडक्ट्स। बहुत अच्छी कंपनी है, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस बहुत अच्छी है, और अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है कोरोमंडल इंटरनेशनल का। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का इसमें कंसोलिडेशन हुआ है बहुत CCL में, तो इसमें एक अच्छी तेजी देखी जा पाएगी। करीब करीब 645-47 पे अभी ट्रेड कर रहा है CCL। यदि कोई इसको यहाँ लेता है तो 700, दूसरा 750 के टारगेट के लिए मैं CCL प्रोडक्ट्स को मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। एक और स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था करीब 4-5 महीने, मिष्ठान फूड्स। एक छोटा कंपनी था, और ये मैंने इसलिए रिकमेंड किया था क्योंकि इसके रेवेन्यूज डबल हो रहे थे अनिल जी। 12 रुपए के करीब मैंने रिकमेंड किया था। आज ये करीब करीब 24-25 रुपए का टारगेट अचीव कर चुका है, तो लगभग 100% 4-5 महीने में ये बढ़ चुका है। और जिस तरीके के इसके नंबर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है फर्दर 30 रुपए तक जा सकता है। तो वैसे माइक्रो कैप कंपनी है, मगर आप जानते हैं कि मैं आई एम अ फैन ऑफ गुड नंबर्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, और हो सकता है कल का स्टार हो, बट अभी भी ये डबल हो चुका है, और यहाँ से भी 5-6 रुपए की तेजी मुझे लगता है मिष्ठान फूड्स में देखने को मिलेगी। और फाइनली सर, टाटा मोटर्स के मेरे टारगेट अचीव हो गए हैं, जो मैं बहुत पहले से बोलता आया हूँ, भारत का टेस्ला, और आपका भी पसंदीदा शेयर है, तो आपका भी धन्यवाद सर। हमारी पसंद के शेयर CCL प्रोडक्ट्स, कोरोमंडल दोनों पसंद आते हुए दिखे हैं। इवन आरती ड्रग्स भी वंस अपॉन अ टाइम बढ़िया पसंद था, और अभी भी वापस से फार्मा शेयरों में बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। और जैसा चोपड़ा साहब ने कहा भी, ही फैन ऑफ नंबर्स, तो गुड नंबर्स स्पेशली। तो चोपड़ा साहब, हम भी आपको कुछ अच्छे नंबर दिखाना चाहते हैं, आपकी इजाज़त हो तो ये बजट के दिन के नंबर्स जो हमारे आए आपने देखे ही होंगे वैसे, नहीं तो मैं बता दूं कि जी बिजनेस बजट स्पीच के दौरान, बजट के दिन, सारे जितने बिजनेस चैनल्स हैं और जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, उसमें सब में हाईएस्ट TRP देने वाला रहा है यूट्यूब पर। बाकी तो TRP के नंबर्स जो आते हैं वो तो बाकी तो जब आएंगे तब आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन FM स्पीच के दौरान जो यूट्यूब पर जो कॉन्करेंट आपके व्यूअरशिप आती है, उसमें हम पिछले साल के मुकाबले में 80% ज़्यादा थे, और हर बार की तरह सबसे ज़्यादा कोई भी जनरल न्यूज़ चैनल या कोई भी बिजनेस चैनल हमारे बराबर नहीं था। इवन सारे बिजनेस जनरल न्यूज़ चैनल्स में ये आंकड़े आपके सामने आप देख सकते हैं इस वक्त। तो ये तो बिजनेस चैनल्स के आंकड़े, जनरल न्यूज़ चैनल्स के आंकड़े भी आप देखेंगे तो उनमें भी हम सबसे आगे आपको नजर आएंगे। तो हमारे आप जैसे सभी एक्सपर्ट्स का, चोपड़ा साहब, हमारे पैनलिस्ट का और हमारी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दिन बड़े नंबर्स, तो चोपड़ा साहब ने नंबर्स की बात की तो मैं इनका बता ही देता हूँ। ये है
दमदार नंबर्स हमारे आते हुए। आइए कुछ और बढ़िया और दमदार खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुवेश, हमारे संवाददाता नई दिल्ली से। अनुवेश, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? जी, भारत में जो पहला कोल एक्सचेंज शुरू होने जा रहा है सर, इसका अगर हमारे सोर्सेज की माने जाए तो अगले 1 साल के अंदर कोल एक्सचेंज जो है वो भारत में शुरू हो जाएगा। ये जो कोल एक्सचेंज शुरू होने जा रहा है, इसका जो टोटल भारत में जितना कोल ट्रेड होता है आज की डेट में, जो लगभग 1 बिलियन के आसपास का भी बताया एक्सपेक्टेड है इस साल का प्रोडक्शन, उसका 5% जो है वो पहले कोल एक्सचेंज में लाया जाएगा। इसी के साथ साथ IEX जो है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे उसने एक कोल मंत्रालय को एक प्रेजेंटेशन दिया उसमें, जिसमें कि उन्होंने कोल एक्सचेंज को यहाँ पे सेटअप करने की बात और सारे प्रोसीजर्स बताए। इसी के साथ साथ जो कोल एक्सचेंज में ट्रेडिंग होगी वो स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों में की जाएगी, और उसके साथ साथ जो कोल की क्वालिटी है, जो G1 तो नहीं, G4, G5, G6 से G13, G14 तक जाता है, तो उसके बेसिस पे जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है उसको एक बंडल बनाया जाएगा और उसी के मापदौर पे इस कोल की ट्रेडिंग की जाएगी। इसका जो टोटल जो कंप्लीशन पीरियड होगा वो 45 दिन का बताया जा रहा है अभी, और ये जो टोटल कार्रवाई है वो 1 साल के अंदर कोल एक्सचेंज इंडिया में शुरू होने की अंदेशा बताया जा रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए आती हुई एक बड़ी राय। भारत का पहला कोल एक्सचेंज अगले 1 साल में शुरू होने की तैयारी में है। IEX के लिए भी एक अच्छी खबर है। एनर्जी के मामले में ये नंबर 1 लीडिंग एक्सचेंज है और यहाँ पर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक भी आज 6% मजबूत है, बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो ये है अनुवेश की तरफ से आपके लिए एक बड़ी खबर आती हुई। आइए इसी के चार्ट पर राय ली जाए। सुदीप शाह साहब, जरा IEX के चार्ट पर गौर फरमाएं। अनिल जी, IEX का यदि चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक अगर पिछले हम 1-1.5 महीने का अगर चार्ट देखें एक टाइम फ्रेम, तो 136 और 165 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, तो और एक कंसोलिडेट कर रहा है। बट पिछले 2-3 दिन से यदि हम देखें तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको रिटेस्ट करने के बाद एक रिबाउंड देखा और स्टॉक अब फिर से एक मोमेंटम पकड़ने की और अभी आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से एक कंसोलिडेशन जोन था 146 148 का पिछले 2-3 दिन में, उस वहां से ब्रेकआउट आया। तो जब तक ये 146 का लेवल होल्ड करता है तब तक 163 164 जो कि इसका हायर एंड ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज है, ओवरऑल सबसे जो बड़ा रेंज है पिछले 1-1.5 महीने का, वहां तक ये स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है। तो मुझे लग रहा है मौजूदा भाव से भी अगर किसी की लॉन्ग पोजीशंस है तो उसको 146 के स्टॉप लॉस से ट्रेल करें 162 163 के अपसाइड के लिए। ये है आपके लिए राय इस वक्त IEX पर आती हुई। आइए ILFS मामले में SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की तरफ से एक बड़ा एक्शन आता हुआ दिखा है। क्या बड़ा एक्शन हुआ है ये बताने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं इस वक्त। ब्रजेश, बताइए, बड़े लंबे समय बाद ILFS का मामला फिर से सुर्खियों में आया। बिल्कुल, क्या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट ये है कि जो SFIO है, जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, जो कंपनी मामलों के से जुड़े मामलों की इन्वेस्टिगेशन करता है, उसने जो है मुंबई NCLT में एक अर्जी लगाई है। उस अर्जी में कहा है कि जो ILFS फाइनेंशियल के ऑडिटर्स थे, डेलॉयट और BSR यानी KPMG की जो एफिलिएट कंपनी है, इनकी संपत्तियों को फ्रीज करने की अर्जी दी है और मामले में कल सुनवाई होने की उम्मीद है। दरअसल मामला यही था कि एलिगेशन इनके ऊपर लगे हुए थे कि इन्होंने ILFS में जो भी गड़बड़ियां थी ILFS फाइनेंशियल में, उन गड़बड़ियों को समझते जानते बूझते हुए भी दरकिनार किया और सही तस्वीर जो एक ऑडिटर के तौर पर रखनी चाहिए थी वो सही तस्वीर नहीं रखी। तो इस मामले में जो कार्रवाई हुई थी, इस कार्रवाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में इन दोनों ऑडिट फर्म्स ने चैलेंज किया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां से SFIO ने केस को जीता था और इस सुप्रीम कोर्ट के में जीत के बाद SFIO ने मुंबई NCLT में फिर से अर्जी लगाई है और ये कहा है कि जो BSR है और जो डेलॉयट है, इंडिया में इनका जो कामकाज है, उनकी सारी संपत्तियों को फ्रीज किया जाए क्योंकि इन्होंने कंपनी कानून के नियमों के तहत का उल्लंघन किया हुआ है। तो ये इस मामले को लेकर के जो है चैलेंज किया है और कल NCLT में सुनवाई होने की उम्मीद है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में का जो फैसला आया था SFIO के पक्ष में, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी जो है ऑडिट फर्म्स ने दिया हुआ है, जिसमें मार्च में सुनवाई होनी है।
लेकिन उसके पहले SFIO ने NCLT में ये अर्जी जो है वो लगा दी है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 145/4 है, उसके तहत ये अर्जी लगाई है। ओके चलिए, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसकी पूरी डिटेल्स ब्रजेश जी लेकर आए हैं। लेकिन इसी बीच नजर डालिए स्क्रीन पर, जेके टायर ने अपने नंबर्स जारी किए हैं। कंसो आय में बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है। मुनाफे पर नजर डालें तो 66 करोड़ से बढ़कर वाई ये 221 करोड़ पर जा पहुंची है। तो वो दो फिगर्स आते हुए उसके बाद तुरंत हमने स्टॉक पर रिएक्शन भी आते हुए देखा, जो इस समय 3% ऊपर है, 550 के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी, सर जेके टायर क्या राय बन रही है? देखिए नेहा, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, लगातार हमने एक बहुत शानदार तेजी जेके टायर से देखी। स्टॉक में हमने लगातार वन वे रैली देखी और मुझे लगता है अभी भी इसमें और स्टीम बाकी है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 525 का एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो 525 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 600 तक का लेवल भी यहाँ पर मुमकिन है होल्ड करने की राय, होल्ड करने की रिकमेंडेशन है। HDFC लाइफ, आज सुबह के समय भी इस पर चर्चा हुई थी और अभी भी हम देख रहे हैं पूरी फुर्ती के साथ नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता हुआ। सुदीप जी, HDFC लाइफ इस समय क्या राय बन रही है आपकी? नेहा जी, यदि HDFC लाइफ को यदि हम देखें तो ये पहला दिन है, एक रिवर्सल कैंडल जो बन रहा है, भले 5% आज आप है, बट ये पहला ही दिन है रिवर्सल कैंडल का। तो मुझे लग रहा है हमें एक आध दिन के लिए और क्लोज की राह देखनी चाहिए। और स्टॉक का जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है वो तकरीबन मेरे हिसाब से 600 के करीब है। तो यहाँ से सिर्फ 6-7 रुपए दूर है। तो एक बार ये स्टॉक 600 के ऊपर सस्टेन कर ले तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक नई चाल बनेगी 630 640 तक की। ओवरऑल हर बार पिछले 1.5-2 महीने में जब भी हमने देखा है 20 दिसंबर के बाद हर बार स्टॉक 220 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब जाता है, तो वहां से ही उसको सेलिंग प्रेशर मिलती है। तो इस बार भी ये सिर्फ यहाँ से 5-6 रुपए दूर है। तो 600 रुपए के ऊपर जाने से मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा ट्रेंड चेंज आएगा, अदरवाइज ये फिर से यही जोन में कंसोलिडेट करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए 600 के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और ये बेहद इंटरेस्टिंग होगा। आइए बढ़ते आगे, और एक बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 612 रुपए, 613 रुपए, 612, 613 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है गुजरात गैस। गुजरात गैस के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कल के हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और रिसेंट के स्विंग हाई के ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है। गुजरात गैस यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखा सकता है। 622 रुपया इसका पहला टारगेट बनेगा, 628 रुपया इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 602 के पास दिखाई दे रहा है, तो 602 के स्टॉप लॉस से गुजरात गैस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 628 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें गुजरात गैस। गुजरात गैस में फोकस करके चले, अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। लेकिन इसी बीच अपने स्क्रीन पर नजर डालिए, शो की शुरुआत में पेट्रोनेट LNG का हमने जिक्र किया था और देखिए एक बड़ी खबर आती हुई, कतार एनर्जी के साथ एक लंबी अवधि का करार इन्होंने किया। 7.5 MTPA LNG के लिए गैस का यहाँ पर करार होता हुआ दिखाई दे रहा है। LNG के लिए एक लंबी अवधि का करार हुआ है। पेट्रोनेट LNG आपके बजट में सस्ता शेयर सर ने रेकमेंड किया था, उसके रेकमेंडेड प्राइस के पास आता हुआ दिखाई दिया है और अब हम देख रहे हैं पूरी तेजी के साथ डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ 295 का आंकड़ा भी यहाँ पर पार हो गया। सर अच्छी स्ट्रेंथ है और एक और इसे सपोर्टिव मूव मिल गया है। बिल्कुल, और हमने इस खबर के दम पर ही कहा था कि पेट्रोनेट LNG में बढ़िया एक बड़ी लंबी का करार होने वाला तैयारी है। कतर से सस्ती इन्हें गैस मिलेगी। श्रीलंका के साथ वो कुछ बेचने का टाई अप भी कर रहे थे, तो दोनों तरफ, एक तरफ सस्ती गैस मिलना, दूसरी तरफ बेचने की डील करना, दोनों चीज़ बेहतर होती हुई दिख रही थी। अब फाइनली ये खबर आती हुई दिख रही है आपके सामने। तो ये है आपके लिए डील की डिटेल्स। लंबी अवधि के लिए ये करार किया है कतर के साथ 7.5 MMTPA LNG गैस खरीदने के लिए ये करार होता हुआ दिखा है। तो पेट्रोनेट LNG के लिए बड़ा करार है। एक बार जरा चोपड़ा साहब की राय ली जाए इस पर। चोपड़ा साहब ट्रैक करते हैं आप और बताएं सर। अच्छी पॉजिटिव खबर है। देखिए, हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं जब बिजनेस में कि एंड टू एंड हमें कनेक्टिविटी मिल जाए। मतलब अगर आपको सस्ती गैस मिल रही है और आगे जहाँ बेचना है वो अगर क्लियर है तो बीच में मार्जिन ही खाना है, और यही पेट्रोनेट LNG को मिलेगा। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ है। और जिस प्रकार से ये तेजी करा है इसने,
मैं कहूंगा कि ऊपर के लेवल्स पे जैसे ये 295 300 के लेवल पे जाता है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाएं। टारगेट्स मीट आउट हो गए हैं और कभी भी यूफोरिया में ना फंसे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेजी में स्टॉक्स होते हैं और हमको लगता है और ऊपर जाएगा, पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक लाजमी करेक्शन आ जाएगा स्टॉक में। तो इस तेजी को इस्तेमाल करें 295 के ऊपर बेचने के लिए। और यदि आपको दोबारा से ये 235-40 में मिलता है, बहुत ही अच्छा लेवल है इसको दोबारा खरीदने के लिए। तो 295 तो भाव आ भी गया है अनिल जी। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है वो अपने प्रॉफिट से बुक करते चले, एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। फैंटास्टिक न्यूज फॉर द कंपनी। अच्छी खबर पेट्रोनेट एलएनजी के लिए आती हुई, और जिनको प्रॉफिट है उनको मुनाफा बुक करते रहने की भी रिकमेंडेशन आ रही है। सर अब इस पे क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि 300 के करीब तो आ गया सर, 297 के ऊपर निकला है। बिल्कुल 300 के आसपास आया मेरे ख्याल से। हमारे टारगेट लॉन्ग टर्म के तो इंटैक्ट है ही। 350 के पास, हाँ 350 के आसपास से कहाँ गया पेट्रोनेट एनर्जी के टारगेट 350, 450। हाँ 350 425, 350 425 दो टारगेट है। तो लॉन्ग टर्म के वो टारगेट हमारे इंटैक्ट हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से सोचें तो जो एक रनअप शार्प बना है, डेफिनेटली मैं चोपड़ा साहब की बात से 100% सहमत हूँ। एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम 200 220 225 रुपये के आसपास हम रिकमेंड कर रहे हैं। 75 रुपये की नॉन स्टॉप चाहिए। अगर 3 महीने का चार्ट या 6 महीने का चार्ट हम ला पाएँ, या महीने भर का भी, एक बार ज़रा थोड़ा सा लंबा चार्ट आ जाए तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम इसमें और दूसरा है कि मैं थोड़ा सा प्राइसिंग भी देखना चाहता हूँ कि किस प्राइसिंग पर ये डील हुई। हमारी टीम में वो भी कोशिश करेगी। मेरे ख्याल से पुरानी जो प्राइसिंग है उस प्राइसिंग से थोड़ी सी हायर प्राइसिंग पर हुई। तो एक बार हाँ ये है चार्ट, ओह मेरे को इतना, हाँ 3 महीने का, 3 महीने में 46% बढ़ा रहे हैं जी, आप देख लीजिए। और ये देख लीजिए महीने भर में आप 220-25 से 6 महीने का है। 6 महीने का तो चलो ठीक है कम, लेकिन 3 महीने में काफ़ी भागा। महीने भर का भी अगर आप देखेंगे तो महीने भर में बड़ा तेज़ी से भागा। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पर खरीद रहे हैं, क्वांटिटी बढ़िया है, लंबा करार है 2048 तक का, लेकिन शायद पिछले वाले करार से इनकी शायद प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है और या फिर सेम है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की क्लियर कट राय है। बिल्कुल अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और आज सुबह मैं आपको कह भी रहा था, मैंने कहा सरकारी कंपनी में भी जहाँ पर बड़ी तेजी हुई है, जहाँ खबर आ गई है, तो वहाँ पर अब आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वापस मौका मिलेगा तब ले लीजिए। आप पेट्रोनेट खरीद के पार्शियली आप ONGC में शिफ्ट हो सकते हैं, बिल्कुल जहाँ पर वैल्यूएशन आपके लिए अट्रैक्टिव है। तो मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट, और पूरा ना भी बेचें तो कम से कम 50% 75% बेच दें और बाद में आप आराम से वापस से एंट्री कर लीजिए। तो मेरा बहुत क्लियर कट ओपिनियन है कि जितना फास्ट रनअप हुआ है, जितना बढ़िया पैसा बना है, तो एक बार आप हमारी राय पर कर लिया है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्राइसिंग का मैं इंतज़ार करूँगा, अगर वरुण एक बार चेक कर पाए कि क्या वाकई में अट्रैक्टिव प्राइसिंग पर हुआ है, मुझे कम प्राइसिंग ज़रा एक बार जल्दी से देख के बताएंगे, तब मैं वापस आता हूँ। तब तक एक बार जल्दी से देख लिया जाए जी। ओके, तो पेट्रोनेट एलएनजी पर ये राय आती हुई छोटी और लंबी अवधि दोनों के लिहाज से, लेकिन मैक्स फाइनेंशियल ये हमारे रेडार पर है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ भी दिख रही है, और ये तब जब आज नतीजे आने वाले हैं। कैसे नंबर्स रह सकते हैं, आइए वरुण से जान लेते हैं। वरुण, क्या एक्सपेक्टेड है? थोड़े कमज़ोर नंबर्स रहने वाले हैं, खासकर इंटरनल्स अगर आप देखेंगे तो आपको कमजोरी साफ नजर आएगी। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम करीब 18% बढ़ेंगे, एपी में 6% की बढ़ोतरी है। वीएनबी कारोबार ये दबाव में रहेगा, 27% की गिरावट यहाँ पे। वीएनबी मार्जिन 31.8% से गिर के 30.1% के आसपास आ सकते हैं। AUM में 17% के आसपास की ग्रोथ रहने वाली है। मुनाफा 18% गिरेगा, 225 करोड़ से घट के 183 करोड़ के आसपास आने वाला है। नॉन पार्टिसिपेटिंग सेगमेंट जो है उसमें बेहतर ट्रेंड्स की उम्मीद है। वीएनबी ग्रोथ और मार्जिन जो है वो गिरावट में रहेंगे। प्रोप्राइटरी चैनल जो है उसमें ट्रेंड्स बेहतर रहेंगे, लेकिन वीएनबी सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है, यहाँ पे दबाव रहेगा। इसके लिए ओवरऑल कंपनी के जो बिजनेस है उसमें आपको दबाव देखने मिल सकता है। एपी पे नजर रखिएगा, कुछ कंपनियों में यहाँ पे भी दिक्कत थी, यहाँ पे इस कंपनी में 6% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थोड़े सबड्यूड नंबर्स जो है मैक्स फाइनेंस के रह सकते हैं। नंबर्स की संभावना यहाँ पर बनती दिख रही है। वैसे अभी तो हम देख रहे हैं स्टॉक हरे निशान में अपने आप को टिकाए हुए हैं। नंबर्स का रहेगा इंतजार, लेकिन इसी बीच बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपरसेट। बताइए सिटानी साहब। देखिए नेहा, खरीदारी की राय है टाटा स्टील पे। मेटल्स इन द फॉर्म है और टाटा स्टील टारगेट आपको शॉर्ट टर्म ही रखना है। 150 का बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट है।
सबसे बड़ी चीज है कि कलिंगानगर उड़ीसा में जो इनका प्लांट है 5 मिलियन टन का, वो कमीशनिंग होना चालू हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक ट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है। टाटा स्टील में टॉप ग्लोबल स्टील कंपनी है, 34 मिलियन टन की कैपेसिटी है। जैसे मैंने कहा 5 मिलियन टन की कमीशनिंग हो रही है एक्स्ट्रा कलिंगानगर उड़ीसा में। केपेक्स है 16,000 करोड़ का, 10 से 11,000 करोड़ तो भारत में ही केपेक्स है, बाकी अब्रॉड में है। और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड के सामने सॉफ्टनिंग कोल प्राइसेस है। तो टाटा स्टील शॉर्ट टर्म में एक तेजी रह सकती है। जो टारगेट बनता है 150 का। ओके चलिए, तो आगे गोइंग फॉरवर्ड टाटा स्टील में 150 तक का टारगेट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स पे जरा फटाफट फोकस कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है। आईटी स्पेस हम देख रहे हैं, धमाकेदार मूवमेंट यहाँ पर है। केपीआईटी टेक यहाँ पर आज कुछ स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक चेक ले लेते हैं अब हिमांशु जी से। हिमांशु जी, केपीआईटी टेक कोई राय? जी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट है। इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। अगर कोई छोटा मोटा डिप मिलता है 1630 1650 के जोन में, तो वो फ्रेश खरीदारी के मौके हैं। मुझे लगता है आईटी एज अ सेक्टर एक फ्रेश मूव के लिए तैयार है। तो कुछ जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो काफी समय से कंसोलिडेट कर रहे थे, उनमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। केपीआईटी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में 1750 1800 रुपए तक का मूव बनता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए केपीआईटी टेक पर। आइए बैन से बेनिफिट, आशीष है तैयार। बताया आशीष, कुछ बदलाव करेंगे? बिल्कुल सर, बदलाव करेंगे। 2 स्टॉक की एंट्री हो रही है, 6 स्टॉक है हमारे पास। क्या बात है। अब कल आपके पास 8 स्टॉक हो जाएंगे बैन में टोटल। तो 2 जो एंट्री करने जा रहे हैं, इसमें एक में तो कंफर्मेशन पक्का आ गया है, अशोक लेलैंड, जहां पर पोजीशंस काफी बनी है, 116% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। और दूसरा स्टॉक है, इसका थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, हालांकि 95% के आंकड़े के ऊपर है, लेकिन स्टॉक बहुत कम, शायद ही कभी बैन में आता है। टाटा केमिकल्स, यहाँ पर आप देखिए 96.73% है, 95% के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं हो सकता है कि क्योंकि अभी हमारे पास 14 मिनट बचे हुए हैं, तो पोजीशंस हल्की भी हो जाए, लेकिन स्टॉक को आप जरूर रडार पर रखेगा। अशोक लेलैंड और टाटा केमिकल्स ये एंट्री कर सकते हैं। जो ऑलरेडी स्टॉक आपके पास बैन में, एक बार इनको मेंशन कर देता हूं। इंडस टावर 119% है, इंडिया सीमेंट्स है 103%, हिंदुस्तान कॉपर 98%, नाल्को है 95%, यूपीएल 92% और जी एंटरटेनमेंट 85%। तो ये जो 6 स्टॉक है वो तो ऑलरेडी बैन में है, बैन में बने रहेंगे। एंट्री के लिहाज से अशोक लेलैंड में कंफर्मेशन है और टाटा केमिकल्स हो सकता है कि ये स्टॉक भी आपको बैन में दिखे। ओके, तो जो बैन में है वो बने रहेंगे, कोई बाहर आने की तैयारी है नहीं। अशोक लेलैंड पक्का आएगा, टाटा केमिकल बॉर्डर पे है, बट चांसेस है कि आ जाए बॉर्डर पे। 97 है डाउन, 95 के ऊपर आता है ना। तो आखिरी 15 मिनट है, भी 15 मिनट में 2% लोग अगर कम करना चाहे तो उनकी मर्जी है। बाकी आशीष तो तैयार है बैन मिलाने के लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट की पूरी एक्शन आती हुई। आइए, आ चुकी है हमारे पास डिटेल नवीन फ्लोरिन को लेकर। नतीजे आने वाले, टाटा केमिकल बैन में जा रहा है। केमिकल की स्पेस की एक और कंपनी नवीन फ्लोरिन आज दे रही थी, आज ही है ना, आने की तैयारी में बाजार के बाद। हाँ, अनुमान बताओ आप। नंबर में आपको बता देता हूँ सर, हल्के से कमजोर देखने को मिल सकते हैं। हल्के से मतलब कितने हल्के? मतलब जैसे यूपीएल और टाटा केमिकल्स के नतीजे हमने देखे, उसके मुकाबले तो 28% की एबिटा गिरावट है। यहाँ पर मुनाफे में 44% का बढ़िया डेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी जो 107 करोड़ का जो मुनाफा था पिछले साल इसी तिमाही के दौरान, ये घटकर 60 करोड़ रह जाएगा। मार्जिन में भी दबाव है, 27 आप समझ लीजिए कि 28% थे राउंड फिगर, वो घटकर अब 22% एबिटा मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। और टॉप लाइन में भी पेन है, 11% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 564 करोड़ पिछले साल की रेवेन्यू थी, इस बार घटकर केवल 500 करोड़ के आसपास की उम्मीद है। लेकिन बाकी सभी सेगमेंट्स में अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट है। हर पैमाने पर देखें, केमिकल स्पेस में सभी कंपनीज की तरह फॉलो कर रहा है ट्रेंड। नवीन फ्लोराइन भी, यहाँ पर भी नतीजे जो है कमजोर एक्सपेक्टेड है। ओके, कमजोर नंबर्स यहाँ पर एंटिसिपेटेड है। लेकिन सर इस बीच मैं जस्ट एक रिमाइंडर आपको देना चाहती हूँ। इन्फो एज, इसमें जो आपने सर रिकमेंडेशन दी थी, फर्स्ट सेकंड कॉल अचीव हो गया और थर्ड कॉल के काफी करीब है। 5360 के पार हमने 70 तक इसे जाता हुआ देखा है। 5400 की आपकी सर रिकमेंडेशन, अब उसके काफी करीब इन्फो एज पहुंच चुका है। तो कुछ समय पहले हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे और आपने जो यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी थी, फर्स्ट सेकंड तो हिट हो गई, अब यहाँ पर जो थर्ड टारगेट है वो हिट होने की तैयारी में है। बिल्कुल, तो मैं यही कहूँगा निहाल, जो आज मेरा सुबह का फॉर्मूला वो यही लगाऊंगा, प्रॉफिट बुक करो। अच्छा भाई, आप 22,000 के करीब निफ्टी पे हैं, ठीक है। जो स्टॉक में बढ़िया तेजी बनेगी उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे।
और वापस लेने के लिए खड़ा। जहाँ पर थोड़ा स्कोप है तो अब थोड़ा सा और बजाय 5450 500 तक का तो थोड़ी जगह है, लेकिन हमारी राय है कि आज प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे मिलेगा। वापस अच्छा बन रहा है पैसा, 400 रुपये बन रहा है आपके, और क्या चाहिए। प्रॉफिट भी बुक करते चले और वापस इन्वेंट्री करें। तो पेट्रोनेट में भी हमारी यही राय है। पेट्रोनेट की तो मैं डील की थोड़ी डिटेल भी निकलवा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि डील इतनी अट्रैक्टिव है नहीं। बस इनका जो दहेज में एक्सपेंशन प्लान था उसको लेकर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इशू है। तो आई थिंक नेगेटिव, थोड़ा ये नेगेटिव साइड पर रहेगा, क्योंकि इस खबर के दम पर ही स्टॉक काफ़ी लंबा भागा भी था। पेट्रोनेट एलएनजी हमने दिया था 23 जनवरी को आपके बजट में सस्ता शेयर, ये आपको दिया था हमने 244 के आसपास। तो मुझे लगता है कि पेट्रोनेट एलएनजी में बहुत क्लियर कट राय दे रहा हूँ, एक बार आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, क्योंकि ये डील एक्सपेक्टेड लाइन पर है और जो प्राइसिंग या फिर जो इसके एक्सपेंशन प्लान है मुझे लग रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव है नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। तो आई थिंक एक बार है आपके पास क्लियर कट, मेरी राय है प्रॉफिट बुक कर लीजिए पेट्रोनेट में। ताकि आप अपना मुनाफा प्रोटेक्ट कर सके। और चोपड़ा साहब ने भी चार्ट्स के हिसाब से भी, फंडामेंटल भी सेम राय चोपड़ा साहब ने भी दी। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट बुक करके इंतजार कर लेना चाहिए जी। ओके चलिए, तो ये रिकमेंडेशन इन्फो एज और पेट्रोनेट दोनों के लिए आती हुई कि अगर आपने मुनाफा यहाँ पर अच्छा बना लिया है तो उसको बिल्कुल भी बुक करने में हिचकिचाए नहीं, यही राय फिलहाल निकल कर आती इसमें एक चीज़ और भी आ रही है, जो वो है कि कतर ये कह रहा है कि एलएनजी के लिए वो सिर्फ जरूरी नहीं कि पेट्रोनेट एलएनजी के साथ ही करेंगे, दूसरी इंडियन कंपनीज के साथ भी कर सकते हैं करार। तो अगर दूसरों के साथ करेंगे करार अगर, तो नेचुरली जो अब तक इनको जो बेनिफिट अकेले को हो रहा था वो कंपटीशन बढ़ जाएगा वो भी। हाँ, तो मुझे लगा थोड़ा सा इस हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए सर 3-20 की स्ट्रैटेजी। यस रेडी। ओके चलिए, तो बिगुल सर की 3-20 की स्ट्रैटेजी का। सर डाउ फ्यूचर्स में कोई मूवमेंट नहीं है, 60 अंकों की कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें, इसकी जो स्ट्रेंथ है थोड़ी सी कम हुई है, 33-35 अंकों की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर फिर भी स्ट्रेंथ है, आप डैक्स को या कैक 40 फ्यूचर्स छोड़ दें तो अदरवाइज ये स्ट्रेंथ में ही आधे % की स्ट्रेंथ ही दिख रही है। कच्चा तेल कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉलर इंडेक्स ऑफकोर्स 104.50 के पास है। ओके, तो नेहा जी क्लोजिंग तो बढ़िया हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन तो आप डेफिनेटली लेकर जा सकते हैं। फ्रेश पोजीशन बनाने की राय यहाँ नहीं है, क्योंकि ट्रेंडिंग रेंज के हायर एंड पे 60 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर दिख रहा है। और डाउ को लेकर हम बहुत कंफर्टेबल है नहीं, बहुत मंदी में नहीं, लेकिन बहुत तेजी के हिसाब से भी कंफर्टेबल नहीं। इसलिए हम इंट्राडे पोजीशन बनाने की राय ज़्यादा देंगे बजाय ओवरनाइट। और इंट्राडे आज भी आपको बाजार ने मौका दिया। हमने सुबह कहा था 725 775 आपका एंट्री पॉइंट और 737 का लो बनाया है। सो एंट्री पॉइंट आपको दे रहा है। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी आपकी 21,850 950 की रेंज है। आज का हाई उसी रेंज में रहा है। आप देख लीजिए आज के हाई में अगर आप देखेंगे तो 21,950 एग्जैक्ट हाई आज बनाया है। तो इससे बढ़िया मार्केट क्या मिलेगा आपको? एकदम परफेक्ट लेवल पे एंट्री एग्जिट दे रहा है। अगर है पार्ट बुक कर लीजिए, आधा कल के लिए छोड़ दीजिए। नीचे मिलेगा तो वो आधा कवर कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ऊपर गया तो जो आधा है वो आप प्रॉफिट रख लीजिए। बैंक निफ्टी टच मी नॉट, हमने करना ही नहीं। जहाँ पे समझ में आ रहा है क्लियर कट मूव, जहाँ पर चाल क्लियर। हाँ, अगर आपका मंदी करने का विचार है तो बैंक निफ्टी बेच ही जाओ, जो है नहीं। तो इसलिए फोकस निफ्टी पर, बाकी और कुछ नहीं। ओके चलिए, तो ये क्लियर कट एडवाइस आती हुई निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन चलिए एक बिगुल जाते जाते वागले साहब का, वागले का वंडर। सर बताइए। नेहा जी, जिंदाल स्टील BTST 788 का भाव है। मुझे लगता है ये 800 निकालने के लिए तैयार है। आपका एक 5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए 782.83 का, और 800 का पहला टारगेट जो मुझे लगता है कल सुबह आना चाहिए। 810 का दूसरा टारगेट जो ड्यूरिंग द डे आना चाहिए। बिल खरीदने की राय वागले साहब की तरफ से। और आइए बिगुल जय के लिए कैश का ऑप्शन। जय जी बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू नेहा। अनिल जी, सुबह मैंने मिड कैप निफ्टी का रिकमेंडेशन किया एंड अभी भी वही पे है, बट रिकवरी अच्छी है मेरे वैसे तो 90 के आसपास वो अगर ट्रेड भी कर रहा है तो किसी की भी राय अगर उसमें हो तो डेफिनेटली बने रहे। और जो सा कर लीजिए कमबैक किया निफ्टी में। बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने क्लोजिंग में भी पुट ऑप्शन लिया था, वो अच्छा कामयाब रहा। अब मैं निफ्टी पर एनालिसिस दूंगा, बिकॉज निफ्टी में बहुत ही क्लियर स्ट्रेंथ है। तो मिड कैप निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है, निफ्टी में भी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। ऑन द लोअर साइड मुझे ऐसा लग रहा है
का कॉल ऑप्शन। एक मिनट, आपका ऑडियो बड़ा डिस्टर्बेंस वाला है मामला। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। बिल 2 दिन ही लेट हुआ, लेकिन उसमें भी काफ़ी असर आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ी देर में हम आपको फ़ोन पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और तब हम देखते हैं कि जय क्या कहना चाहते हैं। जी ओके, तब तक कुछ स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं जो अच्छे एक्शन में है। आईजीएल डेज हाई पर क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी स्ट्रेंथ स्पेस में भी दिखाई दे रही है। कुणाल जी, सर आईजीएल क्या व्यू बन रहा है? देखिए, पूरा स्पेस जो है उसमें जबरदस्त मोमेंटम है नेहा, और मुझे लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट आईजीएल के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस थी 450 की जो कि पार हो गई है, और मुझे लगता है कि 480 से पहले कोई मेजर हर्डल अब स्टॉक के लिए नहीं है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, नई खरीदारी करके भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। एक स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस आपको 450 के आसपास रखना होगा। 465 और 475 ये 2 टारगेट्स हैं जिनके लिए बाय करने की राय। मंजिल सर, एक बार आईसीआईसीआई प्रू देख लीजिए सर, स्ट्रेंथ यहाँ पर भी नजर आ रही है। कुछ एक्शन आपको दिख रहा है आगे? जी नेहा, इसके अंदर देखें तो एक रिवर्सल बना हुआ है। एक लेवल 520 का एक लेवल टूटा है, तो जिनके पास है होल्ड करें। 513 के स्टॉप लॉस के साथ 536 538 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है। साथ ही एक बार नजर जी शिपिंग पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ हमने यहाँ पर भी बनते हुए देखी है। सुमित जी, जी शिपिंग सर कोई राय? तेजी का पोजीशन लेके जा सकते हैं। स्टॉक बढ़िया दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, मोमेंटम मजबूत है। ऊपर के अंदर 1040 से लेके 1050 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, तो पोजीशंस होल्ड करके जा सकते हैं। हिमांशु जी, एक बार श्रीराम प्रॉपर्टीज का चार्ट देख लीजिएगा सर। 7.7% की दमदार स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई राय गोइंग फॉरवर्ड? नेहा जी, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मुझे लगता है कि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, आप इसको थोड़ा सा समय दें, होल्ड करें स्टॉक को। ये आने वाले दिनों में काफी अच्छी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 132 135 अच्छा सपोर्ट जोन है, उस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक में बने रहें। ओके, एसबीआई लाइफ पर फोकस कर लेते हैं। अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमने यहाँ पर भी बनते हुए देखी है। वागले सर, एसबीआई लाइफ क्या व्यू बन रहा है सर गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे? नेहा जी, आज का पैटर्न बहुत ही अच्छा है। इसका अगला पड़ाव 1500 का होना चाहिए, 1470 का है, और जैसे ही ये 1500 क्रॉस कर देगा, इसमें एक बड़ी वाली मूव, ट्रेडिंग मूव आ सकती है। 1600 का पोजिशनल टारगेट हो सकता है, तो किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो अभी ले, थोड़ी सी गिरावट आती है ऐड करें। आपका स्टॉप लॉस 1445 का होना चाहिए, और 1500 के ऊपर एग्रेसिवली ले फॉर अ टारगेट ऑफ 1600। ओके, चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि जय हमारे साथ इस वक्त फिर से जुड़ चुके हैं। जय, वेलकम बैक, अपनी बात पूरी कीजिए। जी नेहा, पहले तो मैं कॉल बता देता हूँ। निफ्टी पर आप 22,000 का कॉल ऑप्शन 15 फरवरी का खरीदिए, 190 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है नेहा। यहाँ पे थोड़ा मैं स्टॉप लॉस वाइडर दूंगा, 142 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस रहेगा नेहा ये। एंड टारगेट्स जो ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, पहला टारगेट रहेगा 237 का 237, सेकेंड टारगेट विल बी 258। सो 237 258 ये 2 टारगेट्स के लिए आप 22,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का 15 फरवरी का खरीद कर चाहिए। जबरदस्त एक स्ट्रेंथ देखने मिल रही है यहाँ पे। एंड यहाँ सुबह मैंने 90 रुपए के आसपास मिड कैप निफ्टी का 10,900 का कॉल ऑप्शन 12 फरवरी का जो रेकमेंड किया था, वो भी 90-91 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, उसमें भी बने रहे। वहां पे भी आपको तेजी आते हुए देखने मिलेगी, एक स्ट्रेंथ देखने मिल रही है निफ्टी में। तो यहाँ पे एक बाई पोजिशन आप कॉल ऑप्शन के जरिए लेकर चल सकते हैं। ऑप्शन खरीदे 190 रुपए में 22,000 का 15 फरवरी का। ये राय आपके लिए जय की तरफ से। सुमित जी, बिना बिगुल के बताएं अपनी कॉल। अनिल जी, बैंकिंग सेक्टर के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक एसबीआई मेरे रडार पे आया है। 653 654 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, इसको बाय करके चलने का सलाह रहेगा। 640 641 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 641 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर 666 ये पहला टारगेट होगा, 671 ये दूसरा टारगेट होगा। दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजीशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा एसबीआई के अंदर। एसबीआई करें खरीदारी बिना बिगुल के। हिमांशु जी बता रहे हैं अपनी कॉल, बताएं सर। अनिल जी, सेम स्टॉक है। एसबीआई की 650 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करनी है 20 रुपए पर। अगर सुबह 18 रुपए मिलती है तो ऐड करें। 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 26 और 32 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए एसबीआई की 650 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह।
ओके चलिए, तो दोनों हमारे गेस्ट की तरफ से एसबीआई की ही रिकमेंडेशन है। 671 तक सुमित जी जाता देख रहे हैं और हिमांशु जी की तरफ से 650 की कॉल लेने की रिकमेंडेशन है। 20 के पास, 15 का स्टॉप लॉस, 32 तक ऊपर जाता दिख रहा है। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि 18 के पास मिले तो आप ले सकते हैं। क्विकली यहाँ पर 20 सेकंड बचे हैं, एक राय ले लेते हैं। यहाँ पर ईज माई ट्रिप में भी स्ट्रेंथ यहाँ पर ओके चलिए, अब यहाँ पर मार्केट्स बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, तो फटाफट अब सीधा सर के पास चलते हैं और देख लेते हैं कि कैसे क्लोजिंग दिख रही है। समापन समारोह आपके सामने आ रहा है नेहा जी, और वाह 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 क्या समापन समारोह है, बहुत मतलब मजा ही आ गया। ये तो सोचो कि निफ्टी साथ, बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा, फिर भी निफ्टी देखिए 23 जनवरी को आपने क्लोजिंग लो बनाया था इस करेक्शन का 21,238। 24 जनवरी को आपने लो बनाया था 21,137। तो वहाँ रिकवरी जो हुई है 22,126 का हाई आपने 2 फरवरी को बनाया था, और आज क्लोजिंग बेसिस पे 21,853 के ऊपर बंद होकर आप 21,900 के ऊपर बंद हो रहे हैं, 940 के आसपास ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर। तो एक बहुत ही बढ़िया शानदार क्लोजिंग होती दिख रही है। ऐसा लग रहा है फिर से नए लाइफ की तरफ, हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी हो सकती है। बाजार की जो क्लोजिंग बढ़िया मिली है वो काफ़ी शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। 167 अंक ऊपर बंद हुआ है निफ्टी, और 487 अंक ऊपर हुआ है बंद सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी अभी भी 44 अंक नीचे है। डाउ फ्यूचर्स 63 अंक नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़े ऊपर हैं। मिड कैप इंडेक्स में देखिए क्या तेजी है, 1% से ज़्यादा की 600 पॉइंट की बड़ी छलांग मिड कैप इंडेक्स में, और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो 1.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पर, स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ हाई पर। वो कहाँ है मंदी, किधर है मंदी? ओके, समाचार समाप्त हुए। डाउ फ्यूचर 70 अंक नीचे हैं, हमारे बाजार 21,929। ये है हमारी आज की क्लोजिंग। 157 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर, 72,186 पर बंद होता है सेंसेक्स, और 134 अंकों का नुकसान रहा 45,690 पर निफ्टी के तौर पर। आज बाकी ब्रोडर मार्केट में शानदार खरीदारी, हरियाली का माहौल। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। चोपड़ा साहब, सेनानी साहब, जय ठक्कर साहब, हिमांशु जी और सुदीप शाह साहब का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।